हाँ जी, तो आज हम फिर से वही अपना पुराना वर्क सिंपल इंटरेस्ट उसी को आगे बढ़ाएंगे। कुछ टॉपिक्स जो भी कंप्लीट नहीं हुए वो कंप्लीट होंगे, है ना, उसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। साथ ही साथ अब कुछ बच्चे जो जानना चाहते हैं कि इसमें आखिर बचा कितना है सिंपल इंटरेस्ट, है ना, तो उनको मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट के वो क्वेश्चन कैलकुलेट कर रहे हैं जिसमें हम किस्त देते हैं, है ना, या फिर इंस्टॉलमेंट, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें सिर्फ हम एक इंपॉर्टेंट चीज निकाल रहे हैं, वो है रेट, कि आखिर उन क्वेश्चंस में रेट कैलकुलेट कैसे होती है, इंस्टॉलमेंट कैसे बन रही होती है सिंपल इंटरेस्ट की, ये मैं कभी किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। साथ में ट्रू डिस्काउंट भी, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें करना होंगे, और कुछ सिंपल इंटरेस्ट के स्पेशल क्वेश्चंस, ठीक है, जो लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, उसमें अपनी कुछ कहानी होती है, उसको भी सॉल्व करना हम सीखेंगे। तो ऐसे देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट में बहुत कुछ अभी बचा हुआ है जो आपको सीखना है। अभी तो जस्ट ये समझ लीजिए आपने स्टार्टिंग का कुछ सीखा है, राइट, लगभग 30-40% काम हुआ है और अभी इससे डबल काम बाकी है ना। क्योंकि बच्चे देखो, जो बात होती है वो मैं नीट एंड क्लीन रखता हूं, है ना, क्योंकि 1, 2 या 3 क्लास में उस चैप्टर को खत्म कर देना, मुझे तो ऐसा लगता है फिर पढ़ाओ ही क्यों, है ना। एक चैप्टर उठाओ, एक क्लास लो, खत्म कर दूं, है ना, तो वो तो सर मेरे ब्लड में नहीं है। जो बात है मैं नीट एंड क्लीन रखता हूं। अभी टाइम लगेगा, चीजें बेहद ज्यादा हैं, आपको पेशेंस रखना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के मेरे 9 वीडियो पड़े हुए, उनको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें ही बहुत सारी चीजें, टाइम कैलकुलेट करना, रेट कैलकुलेट करना, इंस्टॉलमेंट की प्रॉब्लम उसमें भी नहीं बताइए, राइट। तो चीजें बेहद ज्यादा हैं, पर जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जितना मैं सिखा रहा हूं, उसको सीखते चलो, नोट्स बनाते चलो, रिविजन करते चलो, क्योंकि ध्यान रखना बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, राइट। आप सोचे कि स्टार्टिंग में ही आप ऐसी करो कि पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दो, मैं तो कर दूंगा, और आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, क्योंकि जितना सिखा रहे हैं पहले वो सीखना जरूरी है, राइट। तो आज की इस वीडियो से अपन स्टार्ट करते हैं अपना वही टाइप सिंपल इंटरेस्ट, और उसमें इस बार रेट को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। किन क्वेश्चंस में? इंस्टॉलमेंट की प्रॉब्लम है, राइट। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की इस फर्स्ट लैंग्वेज को। इसमें लिखा है एक साइकिल 1500 रुपए में खरीदी जा सकती है। मतलब यदि आपके पास 1500 1500 रुपए है तो आप एक साइकिल को परचेज कर सकते हैं, परंतु यही साइकिल 350 नगद और अगले 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ तक 400 की 3 समान किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। दर ज्ञात करने। कहानी कुछ ऐसी है बच्चे कि देखो, एक साइकिल है जिसका कीमत है टोटल 1500 रुपए, पर यदि आपके पास 1500 रुपए नहीं है तो दुकानदार कह रहा है कि भाई कुछ, है ना, अमाउंट आप यहां जमा कर दो, और वो अमाउंट मांग रहा है 350 रुपए। गुड। और उसके बाद कह रहा है कि 3 मंथ की मैं आपको 3 किस्त बना दूंगा, और हर किस्त रहेगी 400 रुपए, ठीक। इस तरीके से आपका पूरा लेन देन कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जामिनर ये चाहता है कि ऐसा करने में हमको ओवरऑल रेट क्या लग रही है ये बताना है, ठीक। तो बच्चे अपन इस क्वेश्चन को थोड़ा इस तरीके से देखते हैं कि टोटल साइकिल की कीमत है कितनी? 1500, ओके। आपने एट ए टाइम जब आपने साइकिल परचेज की तो आपने दिए 350 रुपए, तो भाई पैसा देना कितना बाकी रह गया था? तो आप बोलेंगे सर 1150 रुपए देना बाकी रह गए थे, ठीक, जो आपके पास थे नहीं। तो आपने क्या करा कि किस्त बनवा ली, है ना, आखिर आपने इंस्टॉलमेंट बनवा ली, और इंस्टॉलमेंट बनी है कितने मंथ की? 3 मंथ की। मतलब 3 मंथ की इंस्टॉलमेंट बनी है, और हर इंस्टॉलमेंट बनी है 400 रुपीज की। तो टोटल पैसा आपने कितना दिया? फिर 4 दिया 1200 रुपए, जबकि सोचो बाकी तो थे 1150, दे दिया आपने 1200। ऐसे क्यों दिए? क्योंकि पूरी पेमेंट आपने एट ए टाइम नहीं की थी। तो सही मायने में जो एक्स्ट्रा आने लग रहा है वो कितना है बच्चे? तो आप बोलेंगे 50 रुपए। तो ये 50 रुपए सही मायने में आपने इंटरेस्ट दिया है। क्या दिया है? सिंपल इंटरेस्ट, ओवरऑल 3 मंथ में। सही है कि नहीं भाई? 1500 की साइकिल थी, 350 एट ए टाइम दे दिए, 1150 बचे थे। अब 1150 चूंकि आपके पास थे नहीं, तो आप हर महीने के लास्ट में 400 रुपए लेके आए हो। ऐसे आपने 3 मंथ दिए, तो टोटल पेमेंट 1200 की करी। एक्स्ट्रा जो 1150 में से निकल रहा है ना, जो कि 1200 की पेमेंट है, देना 1150 से, जो 50 है वो आके सिंपल इंटरेस्ट को बता रहा है। पक्की बात? ओके। अब बात यार ये आती है कि हमसे पूछ रहा है कि ओवरऑल रेट क्या लग रही है, ठीक। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वही सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, है ना, उसमें सिंपल इंटरेस्ट 50 रख देते हैं, और प्रिंसिपल कितना रख देते हैं? 1150, फिर रेट और टाइम रख देते हैं 3 मंथ, तो नीचे 12 कर देते हैं। समझ रहे हो? वैसे सॉल्व करते हैं। वो बिल्कुल गलत तरीका है। यदि क्वेश्चन इतना आसान होता तो हर कोई नहीं कर लेता। सही है कि नहीं? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इंस्टॉलमेंट की प्रॉब्लम है, और इनको वैसे सॉल्व नहीं करना है जैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में रेट को कैलकुलेट करते हैं,
क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ना कि सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, 3 मंथ है तो 3/12 कर देंगे उधर, है ना वो फॉर्मूले में, और प्रिंसिपल रख देंगे 1150। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये इंस्टॉलमेंट की प्रॉब्लम में ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेशन होगा वो मैं आपको सिखाता हूं। ऐसे सोचो कि भाई 1500 की साइकिल में 350 तो एट ए टाइम दिए, तो रिमेनिंग देना है कितने, 1150। तो 1150 रुपए देना थे और साइकिल आप घर ले आए, तो वो पूरे 1150 पे आपका वो लगेगा इंटरेस्ट, सही है कि नहीं। और कब तक लगेगा, जब तक कि आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ना दे दें, पहली किस्त जमा ना कर दें। और पहली किस्त आप कब जमा करेंगे, 1 महीने के बाद, पक्की बात है कि नहीं, गुड। तो ऐसे सोचो कि यार 1150 रुपए आपको देना है ना, इस पे पूरी 1 महीने का ब्याज लग रहा है, ठीक है। रेट आपको निकालनी है, टाइम पीरियड 1 मंथ है, ठीक, और अपॉन 100, और चूंकि 1 मंथ है तो आपको मैंने बताया था जब भी ऊपर मंथ आएगा तो नीचे 12 आएगा, पक्की बात। तो पहले महीने सही मायने में इतना ब्याज बनेगा, पक्की बात, गुड। इसके बाद ना फिर जब पहले महीने के लास्ट में आप किस्त दे दोगे 400 रुपए की, तो कहा जाएगा कि 1150 में से 400 की पेमेंट हो गई है। कितने में से, 1150 में से 400 की पेमेंट हो गई है, तो फिर बाकी कितना पैसा रह गया, तो 1150 में से 400 घटा दो तो बचेगा कितना, 750। तो अब ना 750 पे क्या लगेगा, ब्याज बनेगा, 750 रुपए से ब्याज बनेगा। और कब तक, जब तक कि अगली इंस्टॉलमेंट ना आ जाए। और अगली इंस्टॉलमेंट कब आएगी, दूसरे महीने के लास्ट में, मतलब 750 पे ब्याज लगेगा पूरे 1 महीने तक। तो R × 1/100, और ये चूंकि मंथ है इसलिए नीचे 12 आएगा, ठीक। अब ध्यान समझिएगा, फिर इसके बाद जब दूसरे महीने के लास्ट में आप दूसरी किस्त दे जाओगे 400 की, तो 750 में से फिर से 400 कम हो जाएंगे, तो किस्त अब कितना बाकी रह गया लेन देन, 350 का। अब 350 पे ब्याज लगेगा कब तक, जब तक कि लास्ट किस्त ना आ जाए, है ना, तो वो 1 महीने तक लगेगा, क्योंकि हर महीने के लास्ट में आप दोगे, और इंटू 12, और इक्वल टू कितना जाएगा, टोटल ब्याज जो आपने कितना दिया है 50। यहां से पता चल गया ना, 1200 पेमेंट की, 1150 करना थी, तो एक्स्ट्रा जो दिया वो ब्याज ही तो है। तो ऐसे समझ लीजिए इसको सॉल्व करना होता है। अब हमने तो देना सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा, करते ऐसे ही है ना, पर हमें पेपर रोल में कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं, राइट। तो देखो R × 1/100 × 12 सभी जगह दिया है, तो मैं कॉमन ले ले रहा हूं, तो R × 1 तो R ही होता है, और 100 × 12 1200 हो जाएगा, और इन सबको जोड़ना होगा, किसको, 1150 + 750 + 350, ठीक है, और इक्वल टू में कितना जाएगा सर, 50, पक्की बात। अब ऐसे सोचो R = इन तीनों को आप जोड़ोगे ना, तो ये जुड़ के इधर 50 के नीचे आएगा, और ये 1200 ऊपर चला जाएगा, तो ओवरऑल क्या बनेगा, 50 × 1200, और डिवाइड में कितना जाएगा, इन सबको जोड़ोगे तो आएगा ये 2250, ठीक है ना। बस सर अब इसको कैलकुलेट करना है, तो 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 5 से इसको काट देते हैं, तो 5 चौक 20 होता है, 55 25 होता है, ये आया 1200/45, तो इसको भी 5 से काट दो, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 0, और ये 9 बार, ठीक है। तो सर अब इसको 3 से काट दो, तो 3 8 24 होता है, और 3 3 9 होता है, तो 80 तो ये R ओवरऑल आ जाएगा आपका कितना, 26 सही 2/3। तो ओवरऑल रेट आपको कितनी मिल जाएगी, 26 2/3। हो सकता है कुछ नीचे कट रहा हो, है ना, पूरा ना आ रहा हो, तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा ऊपर से लिखना था, गलती हो गई। पर फिर से मैं समझाना चाहूंगा, ये एक डिटेल मेथड है जो मैंने आपको भी करके दिया, ऐसा पेपर वाले ने बिल्कुल नहीं करना, ये सिर्फ इसलिए करके दिया ताकि मैं चीजों को अच्छे से समझा सकूं। फिर से मैं सारी बात को एक बार समझाता हूं, पर ऐसा पेपर वाले बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट आंसर ला रहे होंगे, और वो डायरेक्ट क्या तरीका है, क्या मेथड है, उस पर मैं अभी इसके बाद डिस्कस करूंगा, राइट। फिर से मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं, 1500 रुपए की साइकिल है, एट ए टाइम आपने दिए 350, रिमेनिंग रहेगा 1150, और 1150 को आप ना दे पाए, इसलिए आपकी 3 किस्त बनी है, हर किस्त मंथ के अकॉर्डिंग बनी है, ठीक। हर किस्त है 400 रुपए की, इस हिसाब से आपने 3 मंथ में 400 के हिसाब से टोटल पेमेंट की 1200 की, जबकि करना थी 1150 की। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट हुई है वही सही मायने में हमारा ओवरऑल इस साइकिल में जो हमने सिंपल इंटरेस्ट दिया उसको बता रहा है, ठीक, ओके। अब बात यह आती है, क्वेश्चन वाले ने पूछा कि ओवरऑल इस पूरी किस्त वाले क्वेश्चन में रेट क्या लग रही है, किस रेट से आपसे 50 रुपए बने, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने ये सोचा बस कि यार स्टार्टिंग में टोटल पैसा जो लगेगा ना, जो 1150 रिमेनिंग रह गया, इस पे बनेगा हमारा इंटरेस्ट,
तो 1150 पे इंटरेस्ट बनेगा एक पर्टिकुलर रेट से और बनेगा जब तक कि पहली किस्त ना आ जाए, तो एक मंथ तक। मंथ है इसलिए नीचे 12 आया, तो एक मंथ का जो ब्याज बनेगा वो ये है। उसके बाद जब आप 400 रुपए की पहली किस्त दे देंगे तो इस 1150 में से वो 400 को हटा दिया जाता है, फिर बचेगा पैसा कितना 750, और उस पर लगने वाला जो ब्याज होगा एक महीने तक वो ये। ठीक, जब दूसरी किस्त आप 400 की दे देंगे तो 750 में से 400 रुपए फिर घट जाएंगे, तो बचेंगे पैसे 350। उन 350 पे एक लास्ट मंथ तक आपको ब्याज इतना बन रहा होगा और टोटल ब्याज बनेगा 50। जस्ट मैंने इसको सॉल्व किया, r इंटू 1/100 इंटू 12 कॉमन ले लिया, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आने लग रहा है 2250। तो जस्ट इसको सॉल्व करिएगा तो रेट आ जाएगी 26 2/3%। राइट, हमने देना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हमको वहां मेंटेन करना है स्पीड, और साथ में हमको जो पेपर मिलता है, रफ कॉपी या रफ पेज मिलता है, वो 1 या 2 या 3 ही मिलते हैं। ठीक, और वही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बाकी सारी कहानी आपको पता है। तो सर इतना यदि हम सोचेंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पक्की बात। अब इसी क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट एक दूसरी मेथड से सॉल्व कर रहा हूं और वही मेथड आप यूज करिएगा। बस इतना सोचिएगा कि हम क्या करेंगे यही सब, बस हम इसी चीज को लिखेंगे नहीं, एक दूसरी तरीके से मैनेज कर लेंगे और डायरेक्ट हम ये देखेंगे कि ओवरऑल कितने रुपए पे हमको ब्याज देना है। राइट, और यदि हम वो पैसा कैलकुलेट कर लिए ना तो हमें पता चल जाएगा कि ओवरऑल रेट क्या बनने लग रही है। ठीक, देखते हैं जरा उस मेथड को जिससे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस मेथड से बिल्कुल भी मत करिएगा, ये सिर्फ सिखाने के लिए थी। राइट, करना कैसे अब मैं आपको बताता हूं। आइए देखिए, यदि ये क्वेश्चन पेपर हॉल में आता है तो आप कैसे सोचेंगे मैं आपको बता रहा हूं। राइट, आप ऐसे सोचा करो कि सर साइकिल जो थी वही 1500 की, एट ए टाइम आपने पेमेंट की 350 की, तो भाई बाकी रह गए पैसे कितने 1100 रुपए, 1150। ओके, ठीक है, जिस पे आपको किस्त देना है। ठीक, अब आपने क्या किया कि 3 मंथ तक किस्त दी 400 की, तो आपने पेमेंट कितने की 1200 की। तो आप बस ये देखा करो कि एक्स्ट्रा पैसा कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 50, और ये 50 ही क्या है, तो ये है सर सिंपल इंटरेस्ट, है ना। ये तो सब पीछे ही मैंने सिखा रखा है और आपको आता है। ठीक, अब आप ऐसे सोचो कि भाई जो हमें पैसे देना है वो किस पे देना है, तो जो बाकी रहेगा होते हैं, ठीक है ना, उस पे हम इंटरेस्ट देंगे और उसी पे सारी चीजें कैलकुलेट हो रही। तो 1500 में से 350 तो हो चुके, अब जो रिमेनिंग है वो 1150 है। तो ऐसे सोचो आपने ना 1150 रुपए पे इंटरेस्ट देना है या किस्त बनने लग रही है ना, कुछ भी आप बोलिए। तो 1150 पे कब तक किस्त बनेगी, है ना, या कब तक आप फर्स्ट टाइम मतलब चीजें कैलकुलेट होंगी। तो 1150 पे जो इंटरेस्ट बनेगा या जो आप फर्स्ट किस्त देंगे वो देंगे 1 महीने के बाद। तो 1150 में से पहली किस्त आपने दी और वो कितने की है 400 की। ठीक, जब 1 महीने बाद 1150 में से आप 400 की पेमेंट कर देंगे तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगा जिस पे आपको ब्याज देना होगा या ब्याज कैलकुलेट हो रहा होगा वो कितना होगा, तो 1150 में से 400 घटा दीजिएगा तो वो होगा सर 750। ओके, अब इसके बाद जब अगली किस्त आएगी वो दूसरे महीने आएगी तो आप फिर से 400 रुपए देंगे, तो इस 750 में से फिर से 400 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 350। राइट, अब इसके बाद चूंकि आप लास्ट किस्त देंगे 400 रुपए की और इस तरीके से आपका पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा लेन देन, है ना, क्योंकि 3 किस्त में हो गया लेन देन खत्म। तो आप बस इसको जोड़ लिया करो इधर वाली वैल्यूज को, तो ये आएगी कितनी सर 2250। तो आप ऐसे सोचा करो कि ओवरऑल हमको 2250 रुपए पे, ठीक है ना, सारा हमें इंटरेस्ट बन रहा है। ठीक है, या 2250 रुपए पे पूरे 50 रुपए कैलकुलेट हो रहा है। अब सर कैसे करोगे, तो डायरेक्ट सोचो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना, और फॉर्मूला ईयरली होता है। ओके, तो ऐसे सोचो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 50 है। राइट, कितनी है सर 50 है, और प्रिंसिपल कितना लगेगा, इस पैसे पे लग रहा है ये पैसा पूरा 2250, और रेट कितनी लग रही है, तो रेट तो कैलकुलेट ही करनी, और टाइम कितना आएगा, तो टाइम हमेशा यहाँ पे 1 रखिएगा। अब आपके मन में आएगा सर 1 क्यों आएगा, क्योंकि सर हमने ये जो 2250 बनाया है ना प्रिंसिपल, इसमें सारे टाइम को मैनेज कर लिया है, या इसी के अंदर हमने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमने ओवरऑल देखा कि प्रिंसिपल कितना बनने लगा है ना, और वो सारी कहानी जो हमारी टाइम की थी वो चूंकि इसी में से हम जब कैलकुलेशन करे हैं तो निकल के आ गई। तो हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1 ही रखिएगा। ठीक, और ध्यान रखिए जो आपने किस्त दी है वो पर मंथ दी है ना, तो ध्यान रखिएगा ये 1 मंथ है ना, तो इसमें यहाँ पे फिर नीचे 12 जरूर आएगा और नीचे तो इधर 100 आता ही आता है। ठीक, बस इसको सर हम सॉल्व करेंगे,
जो मैंने अभी लास्ट टाइम करके भी बताया था, है ना। तो आप देखिएगा 1 0 से 1 0 कट गई, है ना। अब इसके बाद 5 से चालू हो जाते हैं तो 5 दूनी 10 होता है, ठीक है, और 5 चौक 20, है ना, फिर 5 25। ओके, जस्ट आप इसको 5 से सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा 10 और ये आएगा 9, ठीक। इसके बाद आप फिर सॉल्व कर लीजिए कैसे, 3 से, तो 3 चौक 12 होता है और 3 तिया 9 होता है, ठीक है। फिर ये हो गया कितना 8 और 10 में इंटू करेंगे 80 और 3 को नीचे ले आएंगे तो वही ओवरऑल आ रहा है 80/3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये भी वही आएगा 26 2/3। तो ओवरऑल रेट हमें इस पूरे क्वेश्चन में क्या कितनी लगने लग रही है, 26 सही 2/3, राइट। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये चीजें बेहद ज्यादा जरूरी है। अगली बार से मैं इस मेथड्स पे बिल्कुल काम नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट सोच रहा हूं, और वो इसलिए क्योंकि मुझे सर वहां स्पीड बनानी है, चीजों को मैनेज करना है, ठीक। फिर से वही कहानी क्या कि जो पैसे लगना चाहिए थे वो आपके पास थे नहीं, तो आपने जितने दिए उसको हटा दिया करो। अब जितने पैसे आपको देना है ना उस पे बनती है किस्त, हमेशा ध्यान रखा करो। फर्स्ट, सेकेंड वन, आप कुछ मत करो, हमेशा ना जितनी किस्त आपने दी वो यहां लिख लो, राइट, और जो पैसा आपने देना है उसको यहां लिख लो, और उस पैसे में से जो देते जा रहे हो उसको घटाते चलो, और लास्ट में जाके पैसे इसको जोड़ लो इस तरफ वाले लेफ्ट हैंड साइड को, राइट। तो ओवरऑल ये जो ये निकल के आया है ना, ऐसे बोला करो कि जो हमने पूरा इंटरेस्ट अदा किया है ना, जो किया इस क्वेश्चन में 50 रुपए, वो किया हमने इस प्रिंसिपल पे, राइट, और इसके अंदर टाइम भी इंक्लूड हो गया है। क्लियर है। बस इसके बाद सर सारी चीजें जस्ट फॉर्मूले पुट करिए और आंसर ले आए। अब बात आती है गलती कहां होती है, तो गलती 2 या 3 जगह होती है। कहां कहां मैं बताता हूं। एक तो प्रिंसिपल सही तरीके से कैलकुलेट करना सीखो, फर्स्ट किस्त वाले क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट के, और सेकंड वन यहां पे ऑलवेज 1 आएगा क्योंकि टाइम की कहानी इस पूरे में मैनेज हो गई है, तो हमेशा यहां पे 1 आएगा। पर ध्यान रखिएगा ये किस्त आपने पर मंथ दी है इसलिए नीचे 12 आया है। यदि पर ईयर दी होती तो कुछ भी नहीं आता, और हर दिन की दी होती तो क्या आता फिर 365, पर हमेशा यहां तो 1 ही आना, ठीक। बातें छोटी हैं पर बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलतियां आप बच्चे यही कर रहे होते हैं और एग्जामिनर वही आपसे चाहता है, ठीक। हमेशा ध्यान रखिएगा चीजें छोटी हों पर यदि हम उनको बिल्कुल तसल्ली से सीख के करते हैं ना तो कभी गलत होने का चांस नहीं होता, ठीक। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। ऐसी 2-3 अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको हम डायरेक्ट वाली मेथड से ही बनाएंगे, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट, देखिए इस सेकंड क्वेश्चन को, और अब हम डायरेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा वो सब मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो करना ही नहीं है पेपर हॉल में, ठीक। जैसे करना है वैसे हम सीखेंगे। इस बार लिखा है इस क्वेश्चन में किसी पेन का नगद मूल्य 60 रुपए, मतलब एक पेन है कितने का 60 रुपीज का, परंतु वही पेन 20 रुपए नगद व 6 महीने तक 8 रुपए की 6 समान किस्तों में भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो हमको वही रेट निकालनी इस बार। ऐसे सोचो पेन की कीमत कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 60 रुपए है, 60 रुपए हो तो आप पूरे अदा करो और पेन हमेशा के लिए आपका, ठीक। पर हमारे पास देने के लिए कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 20 रुपए है अपने पास तो एट ए टाइम, तो रिमेनिंग कितना रह गया 40 रुपए। फिर आपने क्या किया, आपने 6 महीने की किस्त बनवा ली, ठीक। और कितने की किस्त बनवाई है, तो आप बोलेंगे एक किस्त है सर 8 रुपए की, तो टोटल पेमेंट आपने कितने की 6 8 48 रुपए की, जबकि देना थे 40, दे आए 6 महीने में कितने 48, तो एक्स्ट्रा कितने दे आए 8 रुपए। तो ये 8 रुपए ही क्या बता रहा है, तो आप बोलेंगे एक्स्ट्रा पैसा ही तो होता है सिंपल इंटरेस्ट। पक्की बात, तो इतना तो करना ही होता है, ठीक। इस बार वही चीज पूछी कि ओवरऑल इस पूरे टाइप में, इस कॉन्सेप्ट में या इस थीम में रेट क्या लगने लग रही है, ठीक। तो मैंने आपको बताया है कि रेट कैलकुलेट करना है तो उससे पहले आपने प्रिंसिपल कैलकुलेट करना होगा, ठीक। और प्रिंसिपल ये नहीं होता, फिर से कह रहा हूं गलतियां होती हैं, बिल्कुल भी मत करना, और सिखाने के बाद तो भूल के भी मत करना, है ना, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा पाप है, ठीक है, जिसका शिकार आपको तो बिल्कुल नहीं होना, ठीक। अब आइए जरा इधर, तो ऐसे सोचो, सीधा सोचा करो कि आपने 8-8 रुपए की 6 किस्त दी है, तो बस 8 बार यहां लिख लिया, 6 बार लिख लिया यहाँ पे 8-8, है ना, क्योंकि 6 किस्त दी है ना अपन ने, तो ये कितनी हो गई 1 2 3 4, है ना, ये 5 और ये 6। पक्की बात, इसके आगे माइनस भी लगा दिया करो। समझ रहे हो ना सर क्यों करते हैं, सब सिखा दिया मैंने पहले ही। अब ऐसे सोचो कि स्टार्टिंग में पैसा कितने पे लगेगा, जो मतलब टोटल रेट लगेगी या ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा 40 रुपए पे, ठीक। 40 में से जब आप 8 दे दोगे तो लगेगा किस पे 32 पे, फिर 8 दे दोगे तो कितने लगेगा 24 पे, फिर आप 8 जमा कर दोगे तो कितने पे लगेगा 16 पे, फिर 16 में 8 दे दोगे कितने पे लगेगा, तो आप बोलोगे सर फिर 8 पे लगेगा, फिर 8 में से 8 दे दोगे फिर कितने पे लगेगा, फिर 0 पे लगेगा। बिल्कुल मत सोचो 0 कहां आ रहा है, यदि यहां भी 0 आ जाता तो मैं 0 ऐसे लिखता चला जाता, ठीक है ना। ऐसा कभी होगा नहीं, होगा ऐसी कुछ, पर फिर से मैं कह रहा हूं बिल्कुल ज्यादा नहीं सोचना, आपको क्या सोचना है
कि भाई यदि किस्त के क्वेश्चन आते हैं और रेट कैलकुलेट करना है तो उससे पहले हमको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना होगा कि आखिर कितने रुपए पे ये सब होने लग रहा है। ठीक, और वो कैसे करोगे, जितनी रेट हो वो 8 रुपए की एक रेट है, समझ रहे हो ना, 8 रुपए की एक किस्त है और टोटल कितनी किस्तें 6, तो मैंने 6 12 8 8 लिख लिया और उस 40 में से 8 8 को घटाते गया तो ये ओवरऑल आ गया। तो ओवरऑल हम देखेंगे प्रिंसिपल कितना बनने लग रहा है, तो आप इसको जोड़ोगे ना तो 4 और 2 6, 6 दूनी 12, 12 और 8 ये 20, ठीक, तो आया 2, 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 1 12, 120, ठीक, तो ये आ रहा भैया कितना 120। अब बस वही सब आप समझते हो, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल सॉरी सिंपल इंटरेस्ट ले लेते हैं, तो यहां पे आएगा 8 इक्वल टू प्रिंसिपल, तो वो आएगा 120। रेट हमें कैलकुलेट करनी है, टाइम मैंने हमेशा बोला है जब भी किस्त वाले क्वेश्चन आए और आप प्रिंसिपल को कैलकुलेट करें तो इसी के अंदर टाइम भी मैनेज हो गया है ना, तो टाइम की जगह हमेशा 1 लिखना है। पर ध्यान रखना ये क्वेश्चन 1 मंथ से मतलब है यहाँ पे टाइम से, और 1 मंथ जब आएगा तो नीचे 12 जरूर आएगा। ये गलतियां बच्चे करते हैं, बिल्कुल भी मत करना, फिर से कह रहा हूं यहीं पे गलती होती है, तो नीचे 12 जरूर आएगा और यहाँ पे होगा सर 100, ठीक, 1 0 से 1 0 निपटा दो, 12 से इसको शहीद कर दो, है ना, बस 10 का इंटू 8 से कर दो, तो रेट आ गई कितनी भैया 80, मतलब रेट परसेंटेज में कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे 80%, ठीक। फिर से वही बात जाते जाते क्या, किसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, सेकंड प्रिंसिपल निकाल लो, थर्ड जो टाइम है यहां पे 1 आएगा, और ध्यान रखिएगा किस्त चूंकि हर मंथ की है इसलिए नीचे 12 आया, ठीक। यदि पर डे की होती 365 आता, पर ईयर की होती कुछ भी नहीं आता, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना है चीजों को, तब जाके सही आंसर आएंगे। तो इस क्वेश्चन में रेट कितनी लगने लग रही है 80%, 80%, ठीक। ऐसी 2-3 अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको भी देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा है किसी पेन का नगद मूल्य 10 रुपए, मतलब एक पेन है कितने रुपए का 10 रुपए का, ठीक, परंतु इसे 1 रुपए 11 महीने तक समान मासिक किस्तों में भी खरीद सकते हैं। लो भाई अब 10 रुपए भी नहीं है पेन खरीदने के लिए, है ना, वो भी किस्त पे उठा के लाना पड़ रहा है, ठीक। फिर कह रहा वही दर ज्ञात करो, तो कर लेते हैं भाई। कहानी कुछ ऐसी है कि भाई 10 रुपए का है पेन और एट ए टाइम तो तुम लोग कुछ दे नहीं रहे, है ना, तो कुछ भी नहीं दे रहे, तो इस बार आपने दिए कितने 0 रुपए, मतलब टोटल 10 के 10 रुपए पे लगेगा ब्याज, सही है कि नहीं, क्लियर। अब आपने ना चूंकि 10 रुपए तो है नहीं, तो आपने 1-1 रुपए की कितनी किस्त बनवा ली 11, और आपने टोटल पेमेंट कितने की फिर 11 रुपए की, जबकि करना कितने की दी 10 रुपए की, तो एक्स्ट्रा कितने दे दिए 1 रुपए, और ये 1 रुपए ही एक्स्ट्रा क्या है सर, सिंपल इंटरेस्ट। बड़े ध्यान से समझिएगा। अब बात ये आती है इस बार नया क्या है, तो आप बोलेंगे सर इस बार जो नया है ना वो ये कि एट ए टाइम जब हम सामान लेके आए तब हमने कुछ भी पैसा नहीं दिया, ठीक है सर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 10 रुपए का पेन था, एट ए टाइम कुछ नहीं दिया, तो टोटल 10 रुपए पे ब्याज बनेगा। 1-1 रुपए की आपने 11 किस्तें दी हैं, टोटल पेमेंट 11 रुपए की है, तो 10 की जगह दिए 11, तो एक्स्ट्रा जो दिया वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट। पर हमसे तो इस क्वेश्चन में पूछा गया रेट, तो रेट कैसे कैलकुलेट होगी, ओवरऑल हमने प्रिंसिपल निकालना होगा, ठीक। तो प्रिंसिपल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप बस मैंने हमेशा बोला है ना 11 बार लिख लीजिए 1-1-1, क्योंकि 1-1 रुपए की आपने 11 किस्तें दी हैं, तो 1-1-1 3 बार, 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, है ना। एक बार फिर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। इसके आगे आप चाहो तो माइनस लगा दो, नहीं लगाना मत लगाओ, है ना, आप तो समझ में आने लगा। और पूरे पे फर्स्ट टाइम कितने पे लगेगा 10 पे, 10 में 1 गया, फिर 9 पे, फिर 8 पे, फिर 7 पे, फिर 6 पे, फिर 5 पे, फिर 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे और 0 पे, है ना। देख लो भाई 10 इसका है, 9 इसका है, 8 इसका है, 7 इसका है, 6 5 4 3 ये 2 ये 1 और ये 0, ठीक। अब आप जानते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इनको जोड़ते तो ये आता है सर 55। तो टोटल ओवरऑल किस पे ब्याज बन रहा है 55 पे। तो बस करते हैं, तो आप बोलेंगे ब्याज तो 1 रुपए दिया टोटल, है ना, प्रिंसिपल हमारा 55 कहलाएगा, रेट हमने निकालनी है, टाइम जो कि हर मंथ दे रहे हैं तो एक ही कहलाएगा, पर नीचे 12 जरूर आएगा, है ना। बस सर इसको हमने सॉल्व करना है, तो भाई ये तो 5 से ही काट दो, तो ये आएगा 11, ये आएगा 5 दूनी 10 और 20, तो ये हो जाएगा कितना 240, तो 240 बटे 11, और ये क्या आ रही है रेट। तो बस रेट ओवरऑल तो 11 दूनी होता है 22, है ना, 22 हो गया, बचा कितना 20, तो 11 एकम हो गया 11, तो कितना बचा 9 बटे 11%। तो ये ओवरऑल हमारी रेट आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बेहद 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस करिएगा ये कि हमेशा ध्यान रखिएगा, इतना तो आप कर ही लोगे,
है ना। इवन पेपर रोल में तो ये भी नहीं लिखना होता है, बस आपको पता होना चाहिए 10 में से एक मंथ की जो किस्त है वो घटाते चले जाना है ना। और कितनी बार घटाना है, जैसे 11 बार घटाना है तो इसको 11 बार लिखना है। देख लो भले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इस तरीके से बाकी इसको जोड़ना होता है ना। ये सब जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, चीजों को बहुत ज्यादा बार बना लेंगे और आप देखेंगे एक इंटरेस्ट के साथ, तो आपको समझ में आएगा ऐसा कोई ज्यादा कुछ है नहीं, पर करना ऐसे ही होगा, तभी जाके स्पीड वहां मेंटेन होगा और समय पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और आप ज्यादा डेप्थ में उतरोगे तो सर फिर वो डिटेल मेथड ही सीखना होगी। आंसर उससे भी आता है जो हम स्कूल में निकालते भी थे, पर वो यही है ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें वो स्पीड फिर मेंटेन ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो देखिए, सीखने के लिए पूरी जिंदगी है, पर एग्जाम निकालने के लिए कुछ दिन ही है, और उन कुछ दिन में हमने वही सीखना है जो एग्जाम चाहता है, ठीक है। हमको ये नहीं सोचना है कि हमें बहुत ज्यादा नॉलेज बटोरना है। आज भी मुझे किसी भी टॉपिक का टोटल 100% नहीं आता। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बहुत ज्यादा चीजें आती, कुछ नहीं आता सर। बस बात ये, वो चीज मैं 1 2 3 4 साल पहले सीख लिया हूं, आज आप सीखने लग रहे हैं। आज आप सीख लेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हो सकता है मुझसे भी ना बन रहे, समझ रहे ना। तो सर ये तो सीखने सिखाने की चीज है। ये ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको आप जितना बांटेंगे, जितना शेयर करेंगे, जितना लोगों से लेंगे, उतना ही कम है, ठीक है। तो देखते हैं ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बेहतरीन है ना। आइए जरा उस पर काम करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 का कर्ज लिया। मतलब ध्यान रखिएगा, बैंक में जब भी पैसे का लेन देन होता है और इंटरेस्ट की बात होती है तो हमेशा ध्यान रखना बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करता है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं, क्या कि बैंक हमेशा लेन देन जो करता है बच्चे, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहा होता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कंपाउंड इंटरेस्ट पर चूंकि ये क्वेश्चन विशेष तौर पे बनाया गया है और लेन देन यहां सिंपल इंटरेस्ट पे हुआ है, इसलिए क्वेश्चन में अलग से ही मेंशन है, ठीक है। जब भी कहीं बैंक लिखा हो और मेंशन ना हो कि किस टाइप का इंटरेस्ट है, तो यही मानिएगा वहां कंपाउंड इंटरेस्ट है। पर चूंकि यहां लिखा है इसलिए हम सिंपल से सॉल्व करेंगे, ठीक। लिखा हुआ है एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 का कर्ज लिया है। 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,000 रुपए दिए। मतलब लिए 7,000 हैं, फर्स्ट टाइम उसने पैसा 3,000 रिटर्न किया, वो भी 3 साल के बाद, ठीक। फिर कह रहा है 5वें वर्ष के अंत में, मतलब 5वें साल के लास्ट में कितना दिया है, 5,450। कितना दिया है बच्चे, 5,450 देकर लोन चुकता कर दिया। इस तरीके से लेन देन कंप्लीट हो गया। तो हमको रेट इस बार फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब ऐसे सोचो क्या कि भाई अपने शब्दों में लोन कितने का है, तो आप बोलेंगे सर 7,000 का है, 7,000 रुपए का लोन है, ठीक। ओके, 7,000 का लोन हुआ, ठीक। अब ऐसे सोचो 7,000 तो आपने लिए थे और देते समय आपने कैसे कैसे दिए, एक बार दिए 3,000 और दूसरी बार दिए कितना, 5,450, 5,450। तो टोटल आपने पे कितने किए, तो आप बोलेंगे 8,450। तो सर 7,000 लिए, 8,450 दिए, तो एक्स्ट्रा कितने दे दिए, तो आप बोलेंगे 1,450। और जो हम एक्स्ट्रा पैसा देते हैं वही तो सही मायने में इंटरेस्ट होता है। क्योंकि बैंक का लेन देन है, होता तो कंपाउंड पे है, पर चूंकि क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का कर रहे हो, लैंग्वेज में क्लियर कट लिखा है कि साधारण ब्याज पे हुआ है, तो ये हम सिंपल इंटरेस्ट मानेंगे, ठीक। ओके, अब इधर आइए। तो ऐसे सोचो कि हमको रेट निकालनी है कि ओवरऑल पूरे थीम में रेट कितनी बनने लग रही है। तो आप ऐसे सोचो कि आपने ना फर्स्ट टाइम, पहली बात तो आपने लोन ले लिया, मान लो आज आप 7,000 रुपए ले गए। 1 साल के बाद आपने कुछ पैसा दिया क्या, नहीं दिया, मतलब 0 है ना, 0 रुपए की किस्त दी। दूसरे साल में आपने कुछ पैसा दिया, तब भी आपने कुछ नहीं दिया, ठीक। तीसरे साल में आपने कुछ पैसा दिया, तो उसमें लिखा 3 साल के अंत में, सही बात है कि नहीं। तो हम ऐसा मानेंगे कि तीसरे साल, ठीक है, तीसरे साल देखिए है ना, तीसरे साल आपने पैसा दिया और वो पहली किस्त है, और वो कितनी है, तो आप बोलेंगे आपने 3,000 रुपए दिए, ठीक है ना, तीसरे साल के अंत में, मतलब तीसरे साल के लास्ट दिन जाके, ठीक। अब चौथे साल आपने पैसा दिया, नहीं दिया, और 5वें साल आपने कितने रुपए दिए, तो आप बोलेंगे 5वें साल के लास्ट में जाके हमने 5,450 रुपए पे किए, ठीक। फिर से मैं वही चीज समझाऊंगा, ध्यान समझिएगा इस बात को। क्या लिखा हुआ है लैंग्वेज में कि पहली बार आपने 3,000 दिए, और वो भी कब दिए, तीसरे साल के अंत में। तो ध्यान से सुनिए, पहले साल कुछ नहीं दिया, दूसरे साल कुछ नहीं दिया, तीसरे साल पहली किस्त दी जो कि ये 3,000 की, और तीसरे साल के अंत में, इसका मतलब ये होता है पूरा साल निकलने के लास्ट दिन, ठीक है ना, तीसरे साल के अंतिम दिन आपने 3,000 दिए।
चौथे साल कुछ नहीं दिया, और पांचवें साल के लास्ट डे, है ना, जो भी आपका लेन देन का साल होगा उस समय आपने 5450 दिए और लेन देन कंप्लीट हो गया। ठीक, अब बात आती है कि हमने प्रिंसिपल कैलकुलेट करना होता है। जब भी हमें इंस्टॉलमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करना होती है, सबसे पहला काम हमारा आता है सिंपल इंटरेस्ट निकालो, दूसरा काम होता है प्रिंसिपल निकालो, और फिर तीसरा काम वो फॉर्मूले में रख के हम डायरेक्ट रेट फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे सोचो, लोन कितने का है, 7000 का है, तो भाई 7000 पे टोटल ब्याज बनेगा। पहले साल कुछ भी नहीं दिए, दूसरे साल फिर बच्चे को 7000 रुपये बनेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, फिर दूसरे साल भी कुछ नहीं दिए तो 7000 रुपये बनेगा, और तीसरे साल के लास्ट में आपने पहली किस्त जमा कर दी 3000 की, तो 7000 में से 3000 दे दिए, अब ब्याज किस पे बनेगा, 4000 रुपये। ठीक, और उसके बाद फिर आपने चौथे साल कुछ नहीं दिया, और पांचवें साल आपको फिर से उस 4000 पे पूरा लेन देन करना होगा, है ना, या ब्याज बनेगा। ठीक, इस तरीके से आप देखेंगे 7 × 21 और ये होता है टोटल 29000। तो हमारा ओवरऑल इस टाइप में कितना बन रहा है ब्याज, सॉरी प्रिंसिपल 29000, ब्याज कितना बना है 1450। तो रेट निकल जाएगी, कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर SI इक्वल टू होता है प्रिंसिपल जो कि 29000 इनटू रेट, वो निकालनी है, और टाइम। मैंने हमेशा बोला है जब भी हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो इसके अंदर टाइम मैनेज हो जाता है ना। और ध्यान रखिएगा, इस बार आपने जो पैसा दिया है पर ईयर दिया, ना कि पर मंथ, तो नीचे 12 नहीं आएगा, तो यहां लिखेंगे 1 और डिवाइड में कितना सर 100। ठीक, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 29 से ये कटता सर 5 टाइम्स, तो ओवरऑल रेट R आ गया 5, तो हम बोल देंगे R%, तो वो कितनी आ गई बच्चे 5%। ठीक, तो इस तरीके से ना हमको चीजों सॉल्व करनी है और ऐसे ही करनी है जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक, फिर से मैं जाते जाते समझाना चाहूंगा। टोटल पैसा आपने लिया 7000, बैंक की कहानी है, स्पेशली लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड है। ठीक, फर्स्ट टाइम आपने पैसे दिए 3000, वो भी तीसरे साल के अंत में। फिर जब लेन देन क्लियर हुआ, पांचवें साल आपने दिए 5450, उस तरीके से देखा पेमेंट हुई 8450 की, 7000 लिए, इतने दिए, तो एक्स्ट्रा जो दिए वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, अब चूंकि रेट निकालना है, कहानी किस्त वाली है, तो हम किस्त के अकॉर्डिंग सोचेंगे। पहले साल कुछ नहीं, दूसरे साल कुछ नहीं, तीसरे साल के लास्ट में मतलब 3000, चौथे साल कुछ नहीं, और लास्ट में 5450 दिए, टोटल लेन देन कंप्लीट। राइट, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, लगेगा 7000 पे ब्याज, पहले साल कुछ नहीं दिया, दूसरे साल भी 7000 पे लगेगा, दूसरे साल के में कुछ नहीं दिया, तीसरे साल भी 7000 पे लगेगा, तीसरे साल के लास्ट में दिया आपने 3000, तो अब 7 में से 3 कम हो जाएंगे, बचेंगे 4000, चौथे साल के लास्ट में कुछ नहीं दिया तो सर फिर 4000 पे ब्याज लगेगा, टोटल पेमेंट इतनी करी, लेन देन कंप्लीट हुआ, इसको जोड़ते ही होता हमारा प्रिंसिपल। पक्की बात, जस्ट हमने उस फॉर्मेट में रखा SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल यहां लिखना है, SI यहां लिखना है, और टाइम 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 क्या आएगा 1। ठीक है, और यहां 12 नहीं आया है क्योंकि जो आपने किस्त दी वो पर ईयर दी ना कि पर मंथ। अभी तक जितना पढ़ा था उसमें पर मंथ देते थे, इसलिए नीचे 12 आता था। क्लियर, बात छोटी है पर सर इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। और ऐसे कितने ही बच्चे एग्जाम हॉल में बर्बाद हो जाते हैं, बाद में जब मेरे साथ टेली करते हैं आंसर तो बस कुछ नहीं खोपड़ी खुजाते होते हैं, अरे सर गलती हो, गलती क्या हो गई, अब तो बर्बादी हो गई, अगला फॉर्म भरो और फिर से लग जाओ, है ना। तो बिल्कुल नहीं करना, चीज छोटी है पर इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाओ। सही है कि नहीं। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बेहतरीन है, करना ऐसे ही कुछ कुछ है। ठीक है, देखते हैं लास्ट। देखिए इस लास्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक आदमी ने बैंक से 6000 उधार ली, मतलब इस बार बैंक से आपने कितने का लोन लिया है 6000 का। ठीक, फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद 2500 चुका दिए, और 4 साल के बाद सॉरी गलत बोल दिया, क्या चौथे साल के लास्ट में जाके दिया आपने 2500। ठीक, फिर कह रहा है 5वें वर्ष के अंत में और 5वें साल के लास्ट में जाके दे दिए 4550, देकर लोन चुकता कर दिया। ठीक है, तो वही लिखा है साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। वही कहानी फिर से आई, कहानी बैंक की है, होती काय पे सॉल्व है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, पर चूंकि यहां भी स्पेशली लिख रखा है क्या कि साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, मतलब कैलकुलेशन काय पे चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक सर, एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा और चीजों को वैसे ही बनाइएगा, नहीं तो सर मैं बता रहा हूं पढ़ाया तो मैंने पता नहीं कितने बच्चों को और सक्सेस ना के बराबर हुए। जानते हैं क्यों? क्योंकि सर पढ़ने तो सब आते हैं पर सिलेक्शन कुछ ले जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चीजें वैसी सीख के नहीं जाते जो एक टीचर सिखाना चाहता है। ठीक, तो गलतियां बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए लोन कितने का इस बार, तो आप बोलेंगे सर 6000 का है। ठीक है, अब लोन यदि 6000 का है तो आपने एट ए टाइम कितने दिए, कुछ भी नहीं। चौथे साल के लास्ट में आपने पहली किस्त जमा की है 2500 की। ओके,
उसके बाद 5वें साल के लास्ट में आपने 4550 इतने रुपए और दे दिए और कहानी टोटल हो गई कंप्लीट। तो जरा ये देख लो कितनी हो रही है, 50 ये 50 10 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। इतने रुपए आपने टोटल पे किए और लिए तो 6000 थे, दिए 7050, तो कितने ज्यादा दे दिए 1050। और जो हम पैसा ज्यादा देते हैं वो सही मायने में इंटरेस्ट है, और इस क्वेश्चन में क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक। अब ऐसे सोचो, पहले साल कुछ लौटाया क्या, नहीं, दूसरे साल नहीं, तीसरे साल नहीं, चौथे साल के लास्ट में 2500 दिया है, ठीक है, और 5वें साल के लास्ट में 4550 दिया है, ठीक। ऐसा इसलिए लिख लिया करो ताकि गलतियां ना हो, ठीक है। और इसके आगे माइनस लगाना हो लगाओ, नहीं लगाना बस याद रहना चाहिए, है ना। अब टोटल ब्याज जो बनेगा वो किस पे बनेगा, जितना आपने पैसा लिया, तो 6000 पे बनेगा। पहले साल के लास्ट में जाके कुछ नहीं दिया तो फिर 6000 पे बनने लगेगा, फिर दूसरे साल कुछ नहीं दिया तो फिर 6000 पे बनने लगेगा, फिर तीसरे साल कुछ नहीं दिया तो फिर 6000 पे बनेगा, और चौथे साल के लास्ट में दिए 2500, तो अब 2500 कम हो जाएंगे, तो आप कितने बनेंगे 3500, ठीक। और इस तरीके से इसको मैनेज करना होगा, है ना। तो भाई ये 2 जीरो तो इधर ही आएंगी, 5 इधर आएगा, 6 कम 6 6 18 6 24 24 और 3 कितना होता है 27। तो टोटल पैसे बनेंगे कितने 27500, राइट। तो इधर आइए, तो हमको रेट निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट 1050 इक्वल टू प्रिंसिपल, तो आप बोलेंगे वो है सर 27500, ओके। रेट निकालनी है, टाइम एक ही आता है ना, और यहां पे टाइम से क्या मतलब है, हर किस्त आपने पर ईयर दी है, इसलिए नीचे 12 नहीं आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गई, राइट। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो r इक्वल टू 1050 डिवाइडेड बाय 275, इसको अपन 5 से उड़ा देते हैं, तो आप बोलेंगे 5 दूनी होता है सर 10, ठीक, और फिर 5 एकम 5 और 0 210, ठीक है, और 55 25 होता है, फिर ये 55 25 होता है, ठीक। अब सर इसके बाद कैसे करें सॉल्व इसको, तो ये होगा 11 से सॉल्व, 11 एकम 11 110, है ना। तो 11 से नहीं, 1 मिनट फिर से इसको सॉल्व करते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो मैं को यहाँ पे कर रहा हूँ सॉल्व, राइट। तो देखो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये है 1050 और डिवाइड करना है 275 से, पक्की बात। तो सर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल ये कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 5 से काट रहे हैं, तो भाई 5 एकम 5 5 दूनी 10, ठीक है, ओके। अब सर इसके बाद इसको 5 से काटोगे तो ये होता है 55 25 और 2 बचा, है ना, तो 55 25 फिर से आ गया, फिर 5 से काट दो, तो आप बोलोगे सर 5 चौक 20 होता है, 5 दूनी 10 होता है, और ये होगा 11, तो ये आएगा सर 42/11, है ना। तो ये रेट ओवरऑल आ गई कितनी 42/11%, राइट। इसको सॉल्व कर लीजिएगा डिवाइड करके, तो आ जाएगा जो भी आ रहा होगा, है ना। सिखाना क्या चाहता हूं उसको ध्यान से समझिएगा कि सर 6000 लिए थे, हमने 2 किस्त दी है, पहली दी है चौथे साल के अंत में और पांचवी दी है, सॉरी दूसरी किस्त दी है 5वें साल के अंत में। टोटल पेमेंट की है 7050 की, लिए इतने थे, दिए इतने, एक्स्ट्रा इतने, तो जो एक्स्ट्रा होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक। इसके बाद चूंकि हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना होता है, पहले साल दूसरे साल तीसरे साल कुछ नहीं दिया, चौथे साल के अंत में 2500 दिए और 5वें साल के अंत में इतने दिए, राइट। इस तरीके से हमने टोटल जो पेमेंट करी वो कुछ करिए, है ना, किसकी, इतने रुपए की। तो कैसे निकालते हैं, 6000 लोन लिया था, पहले साल कुछ नहीं दिए, दूसरे साल फिर 6000 पे ब्याज बनेगा, दूसरे साल कुछ नहीं दिए, तीसरे साल पे 6000 पे ब्याज बनेगा, तब भी कुछ नहीं दिए, और चौथे साल पे भी 6000 पे ब्याज बनेगा, तब जाके हमारा दिल पसीजा, थोड़ा समझ में आया, कुछ दे दो, नहीं तो ऐसे बनता ही रहेगा, है ना। तो चौथे साल में आपने इतने दे दिए, तो फिर बचे हुए पे ब्याज लगने लगा, फिर लास्ट में इतने दे दिए, टोटल लेन देन कंप्लीट हुआ, तो इसको सबको जोड़ना होता है। ये होता है हमारा ओवरऑल प्रिंसिपल, जिसपे हमें ब्याज देना है या हमने दिया है ना, कुछ भी बोलिए बस सर। इसके बाद जस्ट फॉर्मूला है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, चूंकि ये 1 इसलिए लिखा है क्योंकि हमने जो प्रिंसिपल के साथ ही टाइम को कैलकुलेट कर लिया है, क्लियर है। यहाँ पे 12 इसलिए नहीं आया क्योंकि इस बार जो आपने पैसे दिए, किस्त दिए, वो हर साल दिए, ना कि हर मंथ दिए, राइट। इसके बाद जस्ट सॉल्व किया मेरा, तो आंसर आया ओवरऑल R इक्वल टू 42/11, या R परसेंटेज इक्वल टू बोल सकते हैं 42/11%, राइट। तो सर इस तरीके से इन चीजों को बनाना होता है। उम्मीद करता हूं मैंने अभी तक जितना पढ़ाया, सिखाया, समझाया, सारा आपसे बढ़िया बना होगा, ठीक। फिर वही सब कुछ कि ये था क्या, सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का रेट वाला प्रॉब्लम, राइट, उसी का ये कंप्लीट वीडियो था। अब काम बहुत सारा बाकी है। सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, वो टाइप बताना है, साथ में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस बताना है, ठीक है। और एक और स्पेशल क्वेश्चन होता है जिसमें अलग अलग टाइप की रेट लग रही होती है, और वो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं बैंकिंग सेक्टर में, राइट। तो ऐसे 2 या 3 वीडियो और आएंगे
जिसमें हमें पूरा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, सीखना होगा और जो बची हुई चीजें वो कंप्लीट करना होगी। ठीक, फिर से मैं कह रहा हूं, पढ़ा तो मैं सालों से रहा हूं, आता मुझे सब कुछ है, राइट, पर सिखाना आपको है और वैल्यू तभी है मेरी जब आप चीजों को अच्छे से सीख जाएं। और उसके लिए करना सिर्फ ये है कि जितना मैं सिखाया हूं ना उसको सर बहुत 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 अच्छे से बना लो, क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूं वो भी सर इतना आसान नहीं है जो सिखा दिया हूं, और जो आगे सिखाऊंगा ना वो तो सर आप चूंकि इतना काम कर लेंगे तो वो भी सीख ही जाएंगे, राइट। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अभी तक हमने सीखा क्या, राइट। सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ये देखा, कैलकुलेट होता है रेट परसेंट और टाइम के अकॉर्डिंग, राइट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 जो कि ईयरली होता है। साथ में हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है ना, और जो रेट होती है हमेशा परसेंटेज में होती है। कुछ मैंने बेसिक्स क्वेश्चन कराए थे जो 100% के अकॉर्डिंग सॉल्व होने लग रहे थे। कुछ क्वेश्चंस जहां पे रेट कुछ अजीब सी रहती है, 16 2/3%, 11 1/9%, 9 1/11%, इस टाइप की, वहां पे हम फॉर्मूला बेस्ड पढ़े। पर हमने एक बात आपको वहां सिखाई थी, वो ये कि यदि आप परसेंटेज को डायरेक्ट रखेंगे तो नीचे फॉर्मूले में 100 आएगा, ध्यान से सुनिएगा, और यदि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रखेंगे तो फिर वो जो नीचे 100 आता है फॉर्मूले में PRT अपॉन 100, वो 100 मत लेना, ठीक। साथ में जो परसेंटेज होती है रेट की उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे और फिर हम कहते थे रेट क्या होती है, 100 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 साल में मिला ब्याज। मतलब जो रेट को यदि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे की वैल्यू क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने सिखाई, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए। फिर से कह रहा हूं जितना पढ़ाया है ना बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि चीजें तो मुझे बहुत ज्यादा आती हैं। मैं अभी भी 10 से 12 वीडियो बहुत अच्छे बना सकता हूं सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पे, राइट। पर मेरा अभी ना मोटो सिर्फ ये है कि सारे टॉपिक की एक रूपरेखा बता दूं, है ना, क्योंकि सारी चीजें धीरे धीरे ही सीखी जा सकती हैं। हमने भी एक समय के बाद ही सीखी, है ना, मेहनत करने के बाद ही मतलब हमारे समझ में आ पाई 100%, वो आपके साथ भी हो जाएगा। पर करना ये होगा पहले जो काम करा दिया है उसको बहुत बढ़िया तरीके से बना के रखना है, ठीक, ताकि जितना बताया है ना उसमें कॉन्फिडेंस है। क्योंकि ध्यान रखिएगा बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है ना। वैसे ही सर ज्ञान का कोई अंत नहीं, जितना अभी तक मिल गया है उसको कंप्लीट कर लो और जितना मिल रहा है उसको बढ़िया ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाते रहो, है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने नए टाइप के क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस बैंकिंग सेक्टर में बहुत जगह मैंने देखे, खास तौर पे आपके IBPS, PO, क्लर्क, प्रीलिमिनरी और मेंस के एग्जाम में, है ना। तो बहुत ही सिंसियर होकर इन क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का आएगा और हर क्वेश्चन ये वाला मैं 2 से 3 मेथड से कराऊंगा, राइट। सबसे पहले हम बेसिक मेथड सीखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम उन शॉर्टकट्स पे बात करेंगे जो आपको एग्जाम हॉल में जिससे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। देखते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट लैंग्वेज को। इसमें लिखा है एक आदमी ने 30,000 रुपए, ठीक है, उधार लिए। मतलब एक व्यक्ति ने टोटल कर्जा लिया है या लोन लिया है, वो लिया है 30,000 रुपए का, ठीक। फिर कह रहा है एक भाग को 12% की दर पे व दूसरे भाग को 10% की दर पे, ठीक। मतलब जो 30,000 रुपए लिए ना वो उसने 2 तरीके से लिए। मतलब 30,000 में से एक पार्ट पे उसको रेट लगने लग रही है 12% की, और उसके बचे हुए, है ना, 30,000 में जितना पैसा बच रहा होगा उसका वो दूसरा पार्ट कहला रहा है, उस पर रेट लग रही है कितने, 10% की, ओके। फिर कह रहा है अगर दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता करने के लिए कुल 36,480, ओके, है ना, दिए हो तो 12% की दर पर लिया गया पैसा आपको फाइंड आउट करना है, ओके। मैं अपने शब्दों में समझाना चाहूंगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा। ये कुछ लिखना नहीं है जो मैं लिख रहा हूं, है ना, अभी समझने के लिए सब कुछ लिख रहा है अपन। ऐसे सोचो कि भाई 30,000 रुपए का आपने लोन लिया है, ठीक। ये लोन 2 पार्ट में लिया है, ठीक। मान लो यहां पे आपने कुछ लिया होगा, है ना, 30,000 में से पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट मान लेते हैं ये है, ठीक। जो पहले पार्ट पे रेट लगने लग रही है वो लग रही है बच्चे 12% की, और जो दूसरे पार्ट पे रेट लगने लग रही है वो लग रही है 10% की। और आपने पूरा पैसा 2 साल के बाद लौटा दिया। मतलब ये लोन भी 2 साल के लिए ही लिया होगा और ये वाला लोन भी 2 साल के लिए ही मिला होगा, ठीक। और टोटल आपने पैसा कितना लौटाया, तो वो कह रहा है 36,480, पक्की बात। अब ऐसे सोचो आप किसी व्यक्ति से 30,000 ले रहे हो और लौटा रहे हो कितने, 36,480, तो भाई एक्स्ट्रा कितने लौटा रहे हो, तो आप जस्ट इसका डिफरेंस देख लो, तो आप पाओगे कि आप लौटा रहे हो 6,480 रुपए, और जो एक्स्ट्रा पैसा हमारी जेब से गया होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो यही हमने जो इंटरेस्ट के रूप में अदा किया वो पैसा ये है, ओके। तो इतनी कहानी आपको समझ आई होगी कि 30,000 लिए, वो भी 2 पार्ट में लिए। पहले पार्ट पे 12% की रेट है, दूसरे पे 10% की, दोनों पैसा 2-2 साल के लिए लिया। टोटल 2 साल बाद आपने लौटाए इतने।
तो हम ये देख लिए कि लिए थे दिए थे, तो ज्यादा जितने दिए वही हमारा इंटरेस्ट है। पक्की बात? ओके। अब वो कहने लग रहा है कि आप ना हमें ये बताओ कि 12% पे आपने कितना पैसा लिया था, मतलब 30,000 रुपए में से कितना पैसा हमने 12% पे लिया था। तो भाई जो चीज निकालना होती है उसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि एक्स रुपए आपने 12% पे लिए होंगे, तो फिर 10% पे कितने लिए होंगे? तो सिंपल सी बात है 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स, है ना। फिर से कह रहा हूं, ये जो मैं अभी डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूं ना, किसी एग्जाम में मत करना, किसी भी एग्जाम में मत करना। ये जो फर्स्ट टाइम मैं सिखाता हूं सिर्फ चीजें क्लियर हो जाएं और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना, और टॉपिक की गहराई किस टाइप की है वो मैं आपको बता दूं। और ये जो फर्स्ट टाइम मैं लिख रहा हूं अभी, जिस मेथड का यूज करूंगा वो बिल्कुल मत करिएगा। हम डायरेक्ट एक जो फास्ट मेथड है ना, जिससे हमारा स्पीड बनेगा, आंसर जल्दी आएगा और कॉन्फिडेंस अच्छा बना रहेगा, उस पे काम करेंगे। अभी जस्ट हम सीखने के लिए इस काम पे फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे सोचो कि टोटल इंटरेस्ट इतना, जो कि दो चीजों से मिलकर बन रहा है, एक तो इस टाइप से और एक इस वाले टाइप से, है ना। तो ऐसे सोचो कि पहले वाले से इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे सर आपने लिए हैं एक्स रुपए, ओके, रेट लगी है 12% की और टाइम है 2 साल का और डिवाइड में आता है 100। यही होता है ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मतलब पहली वाली जो जैसे 30,000 में से जो पहला भाग है उस पे ओवरऑल इंटरेस्ट इतना बनने लग रहा है, ठीक, ओके। अब इसके बाद जो बचा हुआ पैसा है उस पे 10% की रेट लग रही है, तो बचा हुआ पैसा कितना है, तो आप बोलेंगे 30,000 माइनस एक्स, ठीक। और रेट कितनी लग रही है 10% की, और इंटू में क्या आएगा 2 साल, है ना, P इंटू आर इंटू टी, और अपॉन में कितना है सर 100, और इक्वल टू टोटल ब्याज, जो ब्याज कितना लग रहा है 6,480, है ना। ये बिल्कुल अपना को लिखना नहीं है ना, ये समझने के लिए था, ओके। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, तो ऐसे सोचिएगा, देखिए यहां एलसीएम आएगा 100, तो इस 100 को मैं डायरेक्ट इधर पहुंचा दूंगा और 2 जीरो चिपका दूंगा, ठीक। अब डायरेक्ट करूंगा, 12 इंटू 2 कितना होता है 24x, ठीक है। अब ऐसे सोचो ये कितना हो गया 20 का इंटू इस 30,000 से करूंगा तो ये तो हो जाएगा भैया 6, और फिर 4 जीरो यहां थी और 1 जीरो वो चिपक जाएगी, तो 5 हो जाएंगे, 3 और 2 5, पक्की बात, ओके। अब इसके बाद इन दोनों का इंटू होगा तो 20, है ना, और इस x का भी x के साथ होगा तो माइनस 20x, क्लियर, और इक्वल टू में आ जाएगा, ये 2 जीरो उधर चली जाएंगी तो 6 4 8 जीरो और ये 2 डबल जीरो, पक्की बात, ठीक। अब ऐसे सोचो क्या कि 24 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे 4x बचेगा, ठीक। अब इतना जो है इस तरफ चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 6 4 8 000 में से 6 5 टाइम्स ये 0, इसको अपन हटा दें, काट दें या माइनस कर दें तो कितना आने लग रहा है 48,000। तो ओवरऑल x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 4 से इसको उड़ा दो तो ये आएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 000। तो भाई हमको यही निकालना था और वही हमने निकाल लिया। क्या निकालना था कि हमने जो 30,000 रुपए लिए हैं उसमें एक पैसा 12% पे और दूसरा पैसा 10% पे लिया, तो 12% पे जो हमने पैसा उठाया वो आखिर है कितना, तो हम निकाल लिए ओवरऑल वो x रुपए हैं और x की वैल्यू आ रही है 12,000, है ना। 12,000 रुपए हमने लिए हैं, इसका मीन क्या निकला कि 12% पे लिए हैं 12,000 और 10% पे कितने लिए होंगे 18,000, है ना। समझते हैं आप। फिर से मैं कह रहा हूं, ठीक है ये इक्वेशन बेस्ड एक तरीका है आंसर लाने का, पर मैं इसका बिल्कुल समर्थक नहीं हूं, ठीक है। उसका रीजन ये कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना कभी भी हमें कोशिश करना है मैक्सिमम टाइम कि इक्वेशन बेस्ड कभी सॉल्यूशन नहीं करें, क्योंकि इक्वेशन बेस्ड हम सॉल्यूशंस करेंगे ना तो सर स्पीड बहुत डाउन हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक, और स्पीड ही मेंटेन करना है, एग्जाम तभी निकलेगा, है ना। स्टेट गवर्नमेंट के कोई एग्जाम है जिसमें भरपूर टाइम है वहां आप कर सकते हो, बट यदि आप एसएससी बैंक रेलवे का सपना देख रहे हो, पेपर 1 घंटे का है, तो सर बिल्कुल मैं सजेशन नहीं दूंगा कि आप इस मेथड पे जाएं, राइट। किस मेथड का यूज करना है उसको मैं बता रहा हूं, 2 मेथड से और मैं सॉल्व करूंगा और दोनों बड़े आराम से देखिएगा, ठीक है। क्योंकि सर पहला क्वेश्चन है जितना टाइम लगे लगने दो, पर एक बार चीज गले उतर गई ना तो उसके बाद ऐसे 2 क्वेश्चन कराऊंगा, आप ऐसे ही कर लोगे, है ना। तो देखते हैं अगली मेथड जो हमारी किस टाइप पे होगी, क्रॉस मेथड पे बेस्ड होगी, ठीक है। उस क्रॉस मेथड पे बेस्ड हम मेथड पे काम करेंगे और इसी क्वेश्चन को आखिर उससे कैसे सॉल्व करना है ये सीखते हैं, है ना। तो आइए जरा उस मेथड पे काम करते हैं। देखिए अब हम इसी मेथड को, अपना जो क्रॉस मेथड है ना उस तरीके से सॉल्व करेंगे, सॉरी इस क्वेश्चन को, है ना, इस क्वेश्चन को हम क्रॉस मेथड वाली मेथड जो है उससे सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। तो जरा देखते हैं। तो ऐसे सोचो 30,000 लिए, दिए टोटल 36,480, एक्स्ट्रा कितने दिए 6,480, ठीक। कुछ पैसा 12% पे, कुछ पैसा 10% पे और दोनों को ही लौटाया 2 साल में, ठीक। तो बस इतना सोचा करो इस क्रॉस मेथड में
कि भाई आपने जो एक टाइप मतलब या बोले अपन पहला भाग जो लिया है उस पर रेट क्या लग रही है, तो आप बोलेंगे सर वो लग रही है 12%। ठीक, इसके बाद ऐसे सोचो कि जो सेकेंड भाग है उस पर रेट कितनी लग रही है, तो आप बोलेंगे 10%। तो सर क्रॉस मेथड में एक तरफ मैंने लिख लिया जो एक साइड रेट लग रही है और दूसरे साइड लिख लिया जो दूसरी रेट लग रही है। ठीक, बीच में आप जानते हैं एवरेज वैल्यू आती है ना, या मीन आता है। तो ऐसे सोचो कि ओवरऑल टोटल पैसे पे रेट लग क्या रही है, तो उसको निकालना पड़ेगा क्योंकि वो दी नहीं है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 30,000 लिए, 36,480 दिए, तो एक्स्ट्रा आपने दिए 6,480। तो सर ये पैसा तो बना है 2 साल में। कितने साल में बना है? 2 साल में। तो 1 साल में कितना बनेगा, तो 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 से डिवाइड करने के बाद आ रहा है 3,2,4,0 मतलब 1 साल में सही मायने में इंटरेस्ट आया है 3,240। पक्की बात है कि नहीं? बिल्कुल पक्की है। अब सर यदि 3,240 1 साल का इंटरेस्ट है तो किस पे है, तो आप बोलेंगे सर 30,000 पे ही है, क्योंकि ये तो ओवरऑल पैसे की बात हो रही है ना। तो ओवरऑल कितना पैसा मिला? 30,000। तो 30,000 कितने की बात हो रही है और हमें ओवरऑल रेट कैलकुलेट करना है तो 100 के अकॉर्डिंग होती है। जस्ट 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दो, 1 जीरो से 1 जीरो ये शहीद कर दो और इसको जरा डिवाइड करो, है ना, और जीरो का भी ध्यान रखना। तो ये आएगा कितना, 3 एकम 3, 3 अठे 24, मतलब ये आएगा 10.8%। तो मतलब ओवरऑल आपको जो पैसा मिल रहा है ना उस पे ओवरऑल रेट लग रही है 10.8% की। फिर से मैं इस बात को सिखाना चाहूंगा, क्रॉस मेथड में क्या होता है आप जानते हैं, 2 वैल्यू इधर ऊपर आती हैं, एक वैल्यू नीचे आती है, फिर इसके बाद यहां पे जो 2 वैल्यू आती है वो पॉजिटिव होती है और वो निकलती है ज्यादा में से कम को घटा के। अब कुछ बच्चों को तो समझ में आ नहीं रहा होगा, है ना, तो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो नीचे वीडियो पड़े हुए क्रॉस मेथड के 5 वीडियो पहले उनको देखना है और क्रॉस मेथड किस तरीके से काम करती है ये सीखना है ना। YouTube में ये तो एक अच्छी फैसिलिटी है कि हमारा पुराना काम भी हम कर सकते हैं, है ना, नहीं तो क्लासरूम प्रोग्राम में तो ऐसा हो ही नहीं पाता, है ना। तो फिर से मैं कह रहा हूं सर सीखना सब कुछ है, जो नहीं सीख पा रहे हो उसका एक कारण है कि जो नीचे वीडियो दिए है ना, जो हमने पीछे वीडियो बना दी है उस पर आपको रेगुलर वर्क करना है, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं आती क्रॉस मेथड पहले वहां से सीखिएगा, उसके बाद ये वाला आपको मेथड या जो क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं समझ में अच्छे से आएगा, ठीक। जिनको आती है वो इधर आइए जरा। तो ऐसे सोचो पहले भाग पे 12% की रेट, दूसरे भाग पे 10% की रेट और ओवरऑल हमको पूरे पैसे पे रेट मिलने लग रही है 10.8%। कैसे निकला फिर से बता दे रहा हूं, 30,000 लिए थे, 36,480 दिए हैं, पहले भाग पे 12%, दूसरे भाग पे 10% और 2 साल की कहानी, ठीक। तो हमने ये देखा पैसा कितना एक्स्ट्रा मिला, 6,480। चूंकि हमें रेट निकालना और रेट ध्यान रखना 1 साल पे निकाली जाती है और ये पैसा तो 2 साल का है, तो हमने 1 साल के लिए 2 से डिवाइड किया तो पता चला 1 साल में बना पैसा है 3,240 रुपए। हमें ओवरऑल 1 साल का रेट पता करना है कि किस रेट से पैसा बढ़ रहा है। तो भाई 1 साल में बड़ा पैसा 3,240, किस पे, 30,000 पे, तो 100 पे कितना, तो ओवरऑल निकल के आया 10.8%, ठीक। अब मैं क्या करूंगा कि जो मीन वैल्यू होती है क्रॉस मेथड में बीच में लिखी जाती है, तो ऐसे बोलेंगे कि जो पैसा बढ़ रहा है ओवरऑल वो 10.8% से बढ़ रहा है, ठीक। इसके बाद आप जानते हैं क्रॉस मेथड में नीचे यहाँ पे 2 वैल्यूज आती हैं और दोनों होती हैं पॉजिटिव, और पॉजिटिव तभी पॉसिबल है जब आप ज्यादा में से कम को घटाएं। तो ये वाली वैल्यू ऐसे निकलती है और ये वाली वैल्यू ऐसे निकलती है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ज्यादा है ये कम है, तो इसमें से आप इसको घटाएंगे तो आएगा सर 0.8, ओके। वैसे बच्चे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो 12 में से 10.8 घटाएंगे तो ये आएगा सर 1.2, ठीक। चूंकि एक संख्या बाद यहां पे पॉइंट है और एक संख्या यहां पे पॉइंट है तो हट जाएगा और ये आएगा 8:12, ठीक। या फिर 4 से काट दीजिए तो आएगा 2:3। फिर से मैं कह रहा हूं जिन बच्चों को ये सब समझ नहीं आ रहा है ये मेथड, तो उसके लिए सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो ये कि जो क्रॉस मेथड की मेरी 5 वीडियो डली गई हैं उनको पहले आप देख कर आओ, या प्लेलिस्ट में क्रॉस मेथड आप ढूंढेंगे आराम से मिल जाएगी और उसको कंप्लीट करो। क्योंकि सर क्रॉस मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जब मैं सिखाया था तब भी वहां बोला था, है ना। तो जरा सीखना तो आप ही को होगी और जिनको आती है उन्हें समझ आ भी रहा होगा। तो ऐसे सोचो कुछ पैसा 12%, कुछ पैसा 10%, ओवरऑल पैसा 10.8% पे बनने लग रहा है और जो ये पॉजिटिव वैल्यू आती हैं इनका कोई मीन नहीं होता, मीन होता है इसके रेशो का, तो रेशो निकाल लिया। अब बात ये आती है मेन इंपॉर्टेंट कि रेशो किस चीज का है। जब क्रॉस मेथड सिखाया था तब भी ये सब बातें बोलता था, याद आ रही होंगी। ये बात है कि ये रेशो किस चीज का है, तो इसके लिए हमें जाना होता है ऊपर, और ये देखो ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये तो है रेट या फिर दर। रेट या दर किस पे कैलकुलेट होती है, मैं हमेशा सिखाया हूं प्रिंसिपल पे, क्योंकि रेट की परिभाषा क्या है, 100 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल में मिला ब्याज, ठीक। तो ये किसको बताने लग रहा है, प्रिंसिपल को, ठीक।
अब ऐसे सोचो कि ये तो है सर प्रिंसिपल, और हमारे हिसाब से टोटल प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे 5 यूनिट। कितना है? 5 यूनिट। और असली में कितना है? 30,000। तो 1 यूनिट कितना है? तो आप कहेंगे 6,000। तो हमको क्या निकालना है कि 12% पे मिला पैसा कितना है, तो वो कितना है? 2 यूनिट। 1 यूनिट 6,000 है, तो 2 यूनिट कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 12,000, और यही तो हमें निकालना था। ठीक। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इससे तो हमें फर्स्ट मेथड अच्छी लगी, है ना। तो वो इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वो इक्वेशन बेस्ड थी और सीधा सीधा उसमें कैलकुलेशन था। पर ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन इजी वे में इसलिए भी सॉल्व हो गया क्योंकि वहां पर सीधी सीधी इक्वेशन बनी थी और कैलकुलेशन ज्यादा नहीं था। पर फिर से मैं कह रहा हूं, इन क्वेश्चन को कोशिश यही करिएगा कि क्रॉस मेथड से सॉल्व किया जाए, और बेहद आसान है, कोई इतना बड़ा टफ काम नहीं है। सिर्फ आपको यह देखना होता है कि ओवरऑल पैसा किस रेट से बढ़ रहा है, जो हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया, और वो आ रहा है 10.8% से। ठीक। बस फिर सर जिस जिस रेट से पैसा लिया वो अलग अलग लिख लिया, ओवरऑल बीच में लिख लिया, जस्ट इसको सॉल्व किया और हमने प्रिंसिपल का रेशियो फाइंड आउट करा। इसके बाद तो चीजें बेहद आसान है। राइट। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक तीसरी मेथड या तीसरे टाइप से भी सॉल्व करके बता सकता हूं। ठीक है सर, सारी चीजें सीखते जाओ, क्योंकि वहां पे ना इतना खतरनाक टाइम चलता है कि आने के बाद भी ना दिमाग खराब होने लगता है, और पेपर वाले बस यही सोचते हैं यार ये घड़ी इतनी तेज क्यों चल रही है ना, और वो सही चल रही है। ठीक है ना। प्रॉब्लम ये है कि हम किसी एक चीज को एक मेथड से सीखते हैं और वो पेपर हॉल में समय ले रही होती है। पर यदि हम उसी चीज को 2, 3 या 4 मेथड से सीख लेना, तो एक तो माइंड डेवलप होता है, दूसरी चीज सोचने के नए नए तरीके पता चलते हैं, और तीसरी चीज जब हमको जैसा डेटा दिख रहा होता है ना, तो उसके साथ कैसी डीलिंग करना चाहिए ये उसी समय तुरंत आ जाता है। तो इसलिए सब कुछ सीखो, ये बिल्कुल मत सोचो अरे सर एक मेथड सिखाओ ज्यादा नहीं सिखाओ, है ना। मैं तो सब सिखाता हूं, क्योंकि सर सब सिखाने से कुछ तो दिमाग में जाएगा, और कुछ जाएगा तो पेपर हॉल में आंसर जरूर आएगा। ठीक। तो जरा देखते हैं इसी क्वेश्चन को एक थर्ड और एक बहुत बेहतरीन मेथड से, है ना। आइए जरा उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं एक फास्ट मेथड से भी सॉल्व करके दे रहा हूं, जरा उसको बड़े ध्यान समझिएगा, हर किसी के गले नहीं उतरेगी, पर समझना जरूरी है। राइट। आइए इधर देखिए, 30,000 रुपए लिए हैं, 2 अलग अलग तरीके से। पहले वाले पे 10% रेट है, दूसरे वाले पे 12% है। पैसे 2 साल बाद लौटाए हैं, जो लौटाए 36,480। सबसे पहला तो वही काम कि पैसा कितना ज्यादा दिया, तो आप बोलेंगे 6,480, इतने रुपए ज्यादा दिए। कितने साल में? 2 साल में। तो 1 साल में कितने ज्यादा दिए पहले तो ये निकाल लो, तो आएगा 3,240 रुपए 1 साल में ज्यादा दिए। ठीक। अब एग्जामिनर चाहता है कि आप तो सिर्फ ये बताओ कि 12% पे दिया पैसा कितना है ना, मतलब 12% पे आपने कितने पैसे लिए थे 30,000 में से, वो चीज निकालना है। तो ऐसे सोचा करो कि यार 10% तो यहां पे लिए पैसे, है ना, 10% की रेट से, और सर 10% पे यहां पे लिए, बस 2% ज्यादा ले लिए। सही है कि नहीं। यहां पे रेट लग रही है 10% और यहां पे 12%। तो ऐसे सोचा करो कि 10% ही लग रही है और 2% ज्यादा लग रही है। ठीक। मतलब दोनों में ही सही मायने में 10% तो लग रही है ना। ठीक। और रेट ध्यान रखिएगा क्या होती है? 1 साल में मिला ब्याज। तो ओवरऑल में देखना चाहता हूं कि भाई 10% पे 30,000 से कितना रेट बन रहा है, मतलब कितना इंटरेस्ट बन रहा है ना। तो ऐसे सोचो 30,000 का यदि मैं निकालता हूं कितना 10%, ठीक, तो वो कितना आएगा 2020, और ये ओवरऑल आएगा 3,000। मतलब सर 30,000 पे 10% से इंटरेस्ट या ब्याज बनने लग रहा है 3,000। ठीक है, जो सही मायने में यहां और यहां बन रहा है। पर ऐसे सोचो कि यहां तो 2% ज्यादा बन रहा है। सही है कि नहीं। तो यार टोटल 1 साल में ब्याज तो हमें मिल रहा है 3,240, और यहां तो पता चल रहा है कि 30,000 का 10% से बनेगा तो 3,000। इसका मीन ये है कि ये जो 2,240 आ रहा है ना एक्स्ट्रा, ये 3,000 आ रहा है, ये 3,240 आ रहा है। तो ये जो 240 ज्यादा आ रहा है वो आ रहा है इस 2% के कारण। सही है कि नहीं। तो बस हम समझ गए कि जो सेकेंड टाइप है ना, पहली वाली से मान लो आपने ऐसे लिए 30,000 में x मान लो, 30,000 में से 10% पे लिए x रुपए, और यहां पे लिए मान लेते हैं आप y रुपए। ठीक है, तो y का 2% ये कितना, ये जो इसका गैप है 240। ठीक, तो बस सॉल्व कर लेंगे। y का कितना 2%, और वही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 240 को। सर इसको इससे काट दीजिए तो आएगा 120, 100 से इंटू कर दूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 12,000, मतलब कि 12,000 रुपए। इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक बार फिर से मैं समझाता हूं, है ना, चीज बड़ी गहराई की है पर समझना है। यदि आप ये सोच लिए ना कि सर हमको तो वो पहली मेथड ही अच्छी लगी और हम इस पे काम नहीं करते, है ना, तो एग्जाम हॉल में ध्यान रखना, हो सकता है
कि आप किसी क्वेश्चन को करने में 1 मिनट ले दें, जबकि जो आपका कॉम्पिटिटर है या जिससे आपका कंपटीशन चलने लग रहा है वो 20 से 25 सेकंड में करके आगे निकल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्लासरूम प्रोग्राम हो, वीडियो देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, किताब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस लगा रहे हो, पूरी शिद्दत से लगाओ, पूरी ईमानदारी से लगाओ, क्योंकि क्या पता किस मेथड से हमें आंसर लाना हो वहां पे और वो मेथड हम उस पर काम ही नहीं करें, है ना। तो आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एक पर्टिकुलर टाइम पे आंसर आ जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं समझाता हूं सर, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 30,000 रुपए आपने उधार लिए हैं, जो कि आपने 2 तरीके से लिए। पहले वाले भाग पे रेट लग रही 12% या 10% मान लो, पहले भाग पे 10% और दूसरे पे 12%। ओवरऑल 2 साल बाद आप पैसा लौटा रहे हो 36,480। तो आप ये देखा करो कि यार यदि हम डायरेक्ट सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन की उस मेथड को, जरा उस पे काम कर रहे हैं कि इधर जितना पैसा लिया जिस रेट से, क्या वहां यहां पे भी लग रही है? तो हाँ बिल्कुल लग रही है। यहां पे 10% पे पैसा लिया तो यहां पे ही बोलो 10% पे लिया, बस 2% ज्यादा और दिए। ठीक, पहली चीज। अब ये देखा करो कि यार जो प्रिंसिपल टोटल बनने लग रहा है 30,000, उसका 10% से कितना इंटरेस्ट देना होगा, तो वो पता चला भैया 3,000 देना होगा। जबकि हम देखें कि टोटल ब्याज तो दिया 6,480, पर वो दिया 2 साल का, तो 1 साल का कितना दिया, तो आप बोलेंगे 3,240। अब ऐसे सोचो कि यार इधर और इधर मिला के 1 साल में ब्याज देना होगा 3,000, और ये तो बोलने लग रहा है कि 1 साल में दिया 3,240। तो सिंपल सी बात है, ये जो एक्स्ट्रा 240 आ रहा है ये इस 2% के कारण आ रहा है। तो बस बात खत्म हो गई, क्या कि भाई बाय का 2%। अब बच्चा बोलेगा सर बाय का क्यों, तो सर हमेशा रेट होती है कैलकुलेट का पे, प्रिंसिपल पे, तो ये प्रिंसिपल ही तो है, मतलब 30,000 में से जो एक्स है वो 10% का प्रिंसिपल है और जो वाई है वो 12% का प्रिंसिपल है। तो सर मैंने वही किया, प्रिंसिपल का 2% कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एक्स्ट्रा 240 आ रहा है। ठीक, जस्ट इसको सॉल्व किया, आंसर आया, है ना। हो सकता है फर्स्ट टाइम आप ये चीज सीखें तो गले ना उतरे, पर करना सर इस मेथड से या उस क्रॉस मेथड से, वो फर्स्ट इक्वेशन वाली मेथड तो बिल्कुल भी यूज मत करना। ठीक, नहीं तो फिर मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं आपका टाइम बेकार होगा एग्जाम हॉल में। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो अभी स्टार्टिंग वो मेथड यूज कर लो, पर सर अपने नोटबुक में इस मेथड को और क्रॉस मेथड को जरूर लिख के चलना, क्योंकि आंसर लाने का ये और वो ही सबसे बेस्ट वे है। ठीक, तो इसी टाइप के अगले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे कराता हूं। हमें जो मेथड अच्छी लग रही होगी डेटा के अकॉर्डिंग, है ना, जो भी चीजें दे रखी होंगी उसके अकॉर्डिंग उस पर काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पर लिखा है 6,000 में से कुछ राशि को 10% वार्षिक ब्याज पर तथा शेष राशि को 20% वार्षिक ब्याज पर कर्ज पर दिया गया। मतलब इस बार हम टोटल 6,000 रुपए का लोन लिए हैं। ये हम 2 पार्टियों से लिए हैं। पहली पार्टी जो है उसने 10% की रेट लगाई है और सेकंड जो दूसरी पार्टी है उसने बचे हुए पैसे दे तो दिए हैं पर रेट लगाई है 20% की। ठीक, फिर कह रहा है 4 वर्ष में दोनों राशियों पर कुल 3400 का ब्याज प्राप्त हुआ। टोटल आपने जो पैसा दिया वो 4 साल के लिए, है ना, या लिया कुछ भी बोलिए, है ना, 4 साल के लिए पैसा हम लोगों ने लिया है और टोटल जो हमको ब्याज हमने दिया है वो है 3400। ओके, फिर कह रहा है तो ज्ञात करें 10% वार्षिक ब्याज पर कितनी राशि कर्ज पर दी गई। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी मैं उन तीनों मेथड से सॉल्व करूंगा, है ना, ताकि धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। 2-3 क्वेश्चन एक टाइप के कर लेते हैं तो सब आने लगता है। ऐसे सोचो 6,000 रुपए लिए 10%, 20% के अलग अलग रेट पे, दोनों में टाइम पीरियड आपको सेम मिला है जो कि है 4-4 साल, और आपने टोटल अदा किए कितने रुपए, 3400 रुपए। ठीक, अब इसको मैं इक्वेशन बेस्ड मेथड से कर रहा हूं, तो आपको बताना है 10% पे आपने कितने पैसे लिए, तो आप मान लो x लिए होंगे, तो 20% पे कितने लिए होंगे, तो आप बोलेंगे 6,000 माइनस x। ठीक, अब टोटल आपने पे किए हैं ब्याज के तौर पे 3400 रुपीज, राइट। तो ऐसे सोचो कि 10% का इंटरेस्ट कितना बन रहा होगा, तो आप बोलेंगे x रुपए लाए हो, 10% पे टाइम लगने लग रहा है 4 साल और डिवाइड में आएगा 100। पक्की बात है, ओके। फिर ये 10% पे बना हुआ इंटरेस्ट है और 20% पे बना इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो उसका प्रिंसिपल होगा 6,000 माइनस x, रेट लगने लग रही है 20%, है ना, टाइम यहां पे भी 4 साल है और डिवाइड में आएगा 100। ठीक, पक्की बात। और इक्वल टू में क्या आएगा, टोटल ब्याज जो कितना बन रहा है 3400, राइट। ये अपन को कुछ भी नहीं लिखना, उधर का सेक्शन से समझाने के लिए था, है ना। अब हम डायरेक्ट करेंगे, ये जो एलसीएम लेंगे 100 आएगा उस तरफ चला जाएगा, राइट। तो इसका अपन इंटू करेंगे तो ये होगा सर 40x
जब आप इसको करोगे तो ये होता है 4 दूनी 8 और 6 8 होता है 48, है ना। तो ये प्लस आएगा 48, 3 जीरो इसकी और 1 जीरो ये, मतलब 4 जीरो। ठीक, फिर ये आएगा 80x और ये टोटल हो जाएगा कितना 3400, ये उतारा प्लस 100 भी 2 बार 00 बढ़ा देगा। ठीक, अब सर इसमें से इसको अपन माइनस करें तो माइनस 40x आएगा, इसको अपन उस तरफ ले जाएं और सॉल्व करें तो आएगा 14 और फिर 4 टाइम्स 0। पक्की बात, इसको इससे निपटा दो, 0 से 0 काट दो, 4 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4 क्या होता है 12 और फिर 12 2 बचा 4 पंचे 20 और ये 00। तो हमको यही निकालना था, क्या निकालना था कि 10% पे हमने कितना पैसा लिया है, तो कितना लिया है 3500 रुपए, राइट। ये हमारी इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन है जिसका मैं तो कभी समर्थक ना रहा हूं ना रहूंगा। ठीक, जिसको अच्छी लगती है एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बस स्पीड मेंटेन कर लीजिएगा। अब वो कैसे करनी है वो आपकी प्रॉब्लम, घर में प्रैक्टिस इतने बढ़िया तरीके से करिए कि ऐसा तो कुछ लिखना नहीं है, ये भी आप डायरेक्ट सोचो, है ना। डायरेक्ट आप यदि इस इक्वेशन को लिख पाते हो ना तो ये समझ जाओ आप इस मेथड के साथ जा सकते हो। और आप यदि वही बाबा आदम की तरह एक एक लाइन लिखने लग रहे हो फिर उसको सॉल्व कर रहे हो तो निकल रहा होगा तो रुक जाएगा, है ना। डायलॉग पूरी जिंदगी ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आया होगा समझ में। अब इसी को मैं क्रॉस मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, है ना। तो देखते हैं जरा क्रॉस मेथड किस टाइप से सॉल्व करना होगा। आइए देखिए, इसी क्वेश्चन को हम क्रॉस मेथड से सॉल्व करते हैं। यहां पे वही सब कुछ दिया हुआ है, 6000 टोटल प्रिंसिपल है, 3400 हमने 4 साल में ब्याज दिया है, कुछ पैसा 10% पे लिया है, कुछ 20% पे लिया है। हमको बताना है 10% पे हमने कितने रुपए लिए। ठीक, तो क्रॉस मेथड जब भी लगाते हैं तो रेट के अकॉर्डिंग यहां लगाएंगे। तो यहां एक तरफ 10% लिख रहा हूं, दूसरी तरफ जो हमने पैसा लिया है वो 20% पे लिया है तो 20% लिख रहा हूं। तो ओवरऑल यहाँ पे हमें मीन लिखना होता है ना, या फिर वो वैल्यू लिखना होती है जो ओवरऑल पूरे क्वेश्चंस पे लग रही होती है ना। तो आप जानते हैं ओवरऑल यहाँ पे क्या रेट लग रही है, और रेट होती है पर एनम में। तो एक साल में ओवरऑल क्या रेट बनने लग रही है वो यहाँ पे आएगा। तो कैसे आएगा, ये जो 3400 बन रहे हैं ये बच्चे बन रहे हैं 4 साल में। तो एक साल में कितने बनेंगे, तो यहाँ 4 से डिवाइड करो तो पता चला 850 बनेंगे। अब चूंकि हमें रेट निकालनी है तो रेट कैलकुलेट होती है प्रिंसिपल पे, तो 850 पे 850 की वैल्यू निकालेंगे 6000 के अकॉर्डिंग। ठीक, और फिर देखेंगे रेट में मतलब 100 के अकॉर्डिंग। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई। इसको जस्ट सॉल्व करें तो 6 कम होता है 6, 2 बचा 25, 6 चौक होता है 24 और 25 तो 1/6 इतना आएगा। तो ओवरऑल हमारी रेट निकल के आ रही है कितनी, 14 सही 1/6%, है ना। समझ जाना थोड़ा थोड़ा, ये आएगी 1/6%। ठीक, ओके। तो सर यहाँ पे फिर रखना होगी 14/1/6%। ठीक, अब इसके बाद आप जानते हैं यहाँ पे 2 वैल्यू आती हैं और दोनों ही पॉजिटिव होती हैं। और वो कैसे पॉसिबल है, जब आप ज्यादा में से कम को घटाएंगे। जोश जुनून लगन कम मत करना, समझ रहे हो। परिस्थिति कैसी हो, क्वेश्चन कैसे ही हो, बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो। जिस दिन जीत जाओगे ना उस दिन पता चलेगा मेहनत की क्या वैल्यू होती है, राइट। और फिर ध्यान रखना कभी जिंदगी में हारोगे नहीं, राइट। आइए जरा, तो भाई इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो ज्यादा ये कम ये, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो डायरेक्ट ही घटा दो। जिनको नहीं आता उनको सिखा दे रहा हूं, ऐसे घटाना है ना। तो 14 में से 10 घटाओगे तो क्या बचेगा, 4 ही तो बचेगा। तो ये आ गया 4 सही 1/6। ओके, अब सर इसको घटाना बड़ा लॉजिक के साथ है, क्योंकि ज्यादा ये है कम ये है। तो कैसे घटाएंगे, ये सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सिखा रखा है। जिनको नहीं आता है ये उनकी गलती है कि उनने जो पीछे के वीडियोस पे काम नहीं किया। बात आ रही समझ, क्योंकि मैंने कहा था जब मैं आपको सारी शॉर्टकट सिखा दूंगा तब हम डायरेक्ट जब क्वेश्चंस बनाएंगे वहां पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, राइट। अब मैंने क्या सिखाया था इसमें, यदि इस टाइप का फॉर्मेट आए तो कि एक कंप्लीट नंबर हो और एक नंबर इस टाइप का हो 14/1/6, है ना। तो हमने क्या सिखाया था कि भैया इसको एक बड़ा लेना और बीच में माइनस का साइन हो, ध्यान रखिएगा। तो एक बड़ा लोगे तो कितना होगा 15, फिर सर 20 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 5, फिर 6 में से 1 जाएगा क्या बचेगा तब भी 5, और डिवाइड में कितना आएगा 6, है ना। तो हम ये वाली चीज यहां लिख देंगे 5/6, है ना। जिन बच्चों को ये सब नहीं आता है वो मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस देखिए जहां से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, या फिर एक प्लेलिस्ट में डला होगा क्या लिखा था शॉर्ट ट्रिक्स, है ना। तो उसमें आप जाएंगे तो ये सारे वीडियो आपको इस टाइप के फॉर्मेट मिल जाएंगे, राइट। आइए जरा इधर, अब जैसे इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 6 पंचे 30 और 5 तो ये आएगा 35/6। ओके, और चूंकि इसका कोई मीन नहीं है, मीन होता है इसके रेशियो का, तो रेशियो लिख दिया 6 चौक 24 और 1 25/6। ठीक, 6 से 6 उड़ गया, 5 से चालू हो जाओ तो आ जाएगा रेशियो कितना 7/5।
और आपको पता होना चाहिए रेशो काय का है। तो आप बोलेंगे सर ये ऊपर से पता चलता है, चूंकि ये रेट है, रेट कैलकुलेट होती है प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो ये रेशो काय का है, प्रिंसिपल का है। ओके, तो ऐसे सोचो हमारे अकॉर्डिंग कितना पैसा है, तो आप बोलेंगे 12 यूनिट, और असली में कितना है, तो आप बोलेंगे 6000। तो भाई एक यूनिट कितना बन रहा है, तो वो बन रहा है 12 पंचे 60 होता है, मतलब 500। तो हमें निकालना है 10% पे, मतलब 7 यूनिट, 1 यूनिट 500, तो 7 यूनिट 3500। तो सर आप चाहो तो यहां से भी आंसर ला सकते हो, है ना। कुछ बच्चों को वो फर्स्ट मेथड अच्छी लग रही होगी, मैं समझ सकता हूं, राइट। क्योंकि मैं एक टीचर हूं, मुझे सारी चीजें सिखाना है, जिस क्वेश्चन को जिस मेथड से और जितने तरीके से सॉल्व किया तक तो मुझे सब देना है, राइट। तो मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करो। अभी चूंकि चीजें सीखना है, ये फर्स्ट टाइम है, जब चीजें सीख लोगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, फिर आप डिसाइड करना कि किस क्वेश्चन के लिए हमें किस मेथड का यूज करना चाहिए, राइट। पर सीखो सब कुछ। तो ये मैंने क्रॉस मेथड से सॉल्व किया, आंसर यहां से भी वही आया जो अपनी इक्वेशन वाली मेथड से आ रहा था, राइट। अब अपन उस थर्ड मेथड पे काम करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं कि 10% तो इसने भी लिया है पैसा 10% पे, और इसने भी 10% पे लिया है, बस 10% ज्यादा पे लिया है, सही है कि नहीं। और वो मेथड बहुत जल्दी आंसर लाएगी, जरा उस मेथड पे भी काम करते हैं। आइए अब उसी मेथड पे हम काम करते हैं, है ना, या इसको बोल सकते हैं ये एक्स्ट्रा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा परसेंटेज बनने लग रहा है उस पे कैलकुलेशन वाली मेथड है, राइट। तो ऐसे सोचो 6000 रुपए हमने दो पार्टियों से लिए, पहली पार्टी से x रुपए, दूसरी पार्टी से y रुपए। x रुपए जो लिए उस पर रेट लग रही है 10% की, जिससे हमने y रुपए लिए उससे रेट लग रही है 20% की। टोटल पैसा 4 साल बाद लौटाए हैं और ब्याज के तौर पे हमने दिए हैं 3400 रुपए। तो हमसे कहा जा रहा है कि 10% पे लिया गया जो पैसा है, जो कि x रुपए है, वो आखिर है तो है कितने, राइट। तो हम कैसे करते हैं इस मेथड में चीजों को सॉल्व, कहते हैं कि 10% पैसा आपने यहां लिया है और 10% ही पैसा आपने यहां लिया है, पर सर 10% आपने और एक्स्ट्रा लिया, सही है कि नहीं। ओके, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे सोचो दोनों में कॉमन परसेंटेज क्या है 10%। तो ऐसे बताओ कि 6000 का 10% कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 6000 का जो 10% है वो हो रहा है 600, मतलब एक साल में सही मायने में टोटल ओवरऑल 10% से ब्याज मिल रहा है 600 रुपए। जबकि एक साल में आप पैसा कितना दे रहे हो, तो टोटल दे रहे हो 3400 4 साल में, तो एक साल में कितना दे रहे हो, तो आप इसको काटोगे 832 होता है, 450 है ना, मतलब 850 दे रहे हो। ओके, जबकि आपका ओवरऑल लग रहा है 600 10% पे, और आप दे रहे हो 850, तो इसका मीन ये है कि आपने जो 250 रुपए दिए ना ज्यादा, वो किसके कारण दिए, इस 10% के कारण। और ये 10% किसका है, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल क्या है, y। तो हम बोलेंगे y का 10%, और वो असली में कितना है, ये 250। तो सर इसको आप सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ रही है 2500। अब कुछ बच्चे सोचेंगे आंसर आ गया, तो मेरे प्यारे भाइयों ऐसे सोचो, पूछा क्या था 10% पे लिया गया पैसा, और ये जो आंसर आ रहा है वो किसका आ रहा है, 20% पे लिया गया पैसा, है ना। तो ये है 2500। तो अब ऐसे सोचो ये यदि 2500 है, टोटल लिए 6000, तो ये कितना रहा होगा 3500। गलती हो जाती है, ऑप्शन में सब दिया है, 2500 भी, 2000 भी, 3500 भी और 3000 भी, ठीक है। तो आने के बाद भी बर्बाद हो रहे हैं बच्चे, और क्यों रहे हैं, क्योंकि जो पूछने लग रहा है उसके बारे में नहीं सोच रहे, है ना। थोड़ा जल्दी हर कुछ सोच लेते हैं, जिसके कारण बनता बनता काम बिगड़ जाता है। तो उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा, सब कुछ वही कहानी है ना। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने 2 क्वेश्चंस कराए, दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। उस पे हम उसी मेथड से काम करेंगे जिस मेथड को हमको एग्जाम हॉल में यूज करना है, और हम पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, फिर सोचेंगे कि हमें किस मेथड के साथ जाना चाहिए, और जो मेथड हमें समझ में आ रही होगी किसके साथ जाना चाहिए, हम सिर्फ उस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, राइट। देखते हैं जाते जाते इस वीडियो के इस लास्ट क्वेश्चन को। आइए देखिए भाई, इस लास्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है एक व्यक्ति के पास 6800 रुपए हैं, ठीक, 6800 रुपए एक व्यक्ति के पास हैं। इनमें से कुछ वो 10% साधारण ब्याज पर कर्ज दे रहा है, और बचे हुए रुपए को वो 7.5% साधारण ब्याज पे कर्ज दे रहा है। मतलब 6800 के उसने 2 भाग किए, पहले भाग पे 10% की रेट लगा रहा है और दूसरे पे 7.5% की लगा रहा है, ठीक। फिर कह रहा है कि 3 से 1/2 वर्ष, मतलब 3.5 साल, 3.5 साल के बाद उसको कुल आय 1904 की हो रही है। तो सिंपल सी बात है, कोई 6800 देगा तो 1904 यदि लेगा तो वो ब्याज बता रहा होगा, सही है कि नहीं, गुड। तो इसमें कह रहा है तो 10% ब्याज पर उसने कितने रुपए दिए थे ये निकालना है। ओके, तो अपन पहले रूपरेखा बना लेते हैं अपने क्वेश्चन की। तो देखिए 6800 रुपए दिए हैं, पक्की बात, ओके। 6800 रुपए का वो मालिक है,
उसने इसके दो भाग किए हैं, पहले भाग पे वो 10% की रेट लगा रहा है और दूसरे पे लगा रहा है 7.5% की। ठीक, टोटल टाइम है 3 सही 1/2 साल। ओके, और टोटल उसको ब्याज मिल रहा है, कहां गया, 1904। ओके, तो भाई कहानी कुछ इस तरीके से होगी सॉल्व, बड़े ध्यान समझिएगा कि हमें बताना 10% पे आखिर कितना पैसा उसने दिया है 6800 में से। ठीक, तो आप समझ रहे होंगे वो इक्वेशन मेथड तो आप कर ही लोगे, है ना। इसको x मान लेना और इसको क्या मानोगे, 6800 माइनस x। इसको अपन x क्यों मानते हैं, क्योंकि जिसका आंसर देना उसको x मानो, ताकि डायरेक्ट ही आंसर निकला। तो क्या इक्वेशन बनेगी, x इंटू tan इंटू, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, 3 दूनी 6 और 1 7/2, तो 7/2 लिख लेना, अपॉन में 100 भी आएगा, है ना, प्लस कितना आएगा फिर 6800 माइनस x इंटू 7.5 इंटू 7/2 और अपॉन में इधर 100 भी आएगा। ठीक, इक्वल टू में 1904। जस्ट सॉल्व करते रहना, एक आध दिन तो आंसर आ ही जाएगा, है ना। पर मैं उस मेथड का बिल्कुल समर्थक नहीं हूं, क्योंकि वो इक्वेशन बेस्ड मेथड है, राइट। अब इस मेथड को हम सॉल्व करेंगे अपनी क्रॉस मेथड से, राइट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्रॉस मेथड से, है ना। आइए जरा, तो भाई क्रॉस मेथड में कहते हैं कि एक तरफ लिख लो 1% और दूसरी तरफ लिख लो दूसरी परसेंटेज। हम लोगों ने लिख ली। ओवरऑल यहां पे लिखते हैं कि टोटल पैसे पे किस परसेंट की रेट लग रही है, राइट, है ना, कितने परसेंट की रेट लग रही है। तो वो कैसे निकालते हैं, तो आप सोचो 1904 कितने साल में बन रहे हैं, 3.5 साल में, तो एक साल में मिला पैसा कितना होगा। तो ये 3 सही 1/2 को आप समझते ही है, 7/2 भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो सर टोटल पैसा 1904 मिला 3.5 साल में, तो एक साल में पैसा मिला होगा 7/2 से डिवाइड करो। तो हम जानते हैं 1904 इंटू ये होगा 2/7। सर इसको काटते हैं 7 से, तो 7 दूनी होता है 14, 7 7 होता है 49, 7 दूनी होता है 14, और इसको जरा डबल कर दो, तो 2 दूनी होता है 4, 7 दूनी होता है 14, फिर एक बचा, 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब एक साल में मिला पैसा कितना है बच्चे, 544 रुपए, राइट। तो हमको तो ओवरऑल रेट निकालनी है ना। तो 544 रुपए बने हैं किस पे, तो आप बोलेंगे 6800 पे। तो 100 पे कितने बनेंगे, तो बस 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दो, इसको आराम से काटिएगा, ये आएगा 8। तो ओवरऑल हमको एक साल में, है ना, पूरे पैसे पे कितने परसेंट की रेट मिल रही है, 8% की। ठीक, और मेरी क्रॉस मेथड की सारी बातें याद है कि सब भूल गए। हमेशा मैंने कहा है बीच की वैल्यू इन दोनों की बीच की कुछ संख्या होगी, और हो भी रहा है, ऐसा पीछे भी हुआ है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब आप देखो, तो सर इसको सॉल्व करना है, ज्यादा में से कम को घटाते हैं तो ये आएगा 0.5, फिर सर ज्यादा में से कम को घटाते ये आएगा 2, इसको बोल सकते हैं 5/10 है ना, और इसको बोल सकते हैं 2 है, तो 10 उधर चला जाएगा, तो रेशियो बनेगा 5:20 या फिर 1:4। बात पक्की है, गुड। ये रेशियो किसका है, तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल का है। हमारे हिसाब से कितना पैसा है, तो आप बोलेंगे 5 यूनिट है, और असली में कितना है, तो 6800 है। तो 1 यूनिट कितना है, तो 5 एकम 5 होता है, 5 3 15 होता है, 5 छक्के 30 होता है, मतलब 1360। और हमें बताना है 10% पे कितना पैसा लिया, तो 1 यूनिट ही लिया, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1360। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1360। ठीक, फिर से मैं कह रहा हूं, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हमें इक्वेशन बेस्ड ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो इक्वेशन वाली मेथड को बहुत फास्ट तरीके से करना सीखो। वो जो फर्स्ट लाइन लिखते हो PRT/100 प्लस PRT/100 इक्वल टू SI, वो लिखना छोड़ो, बस इतना सोचो 100 का इंटू उधर होगा, समझ रहे हो ना, डायरेक्ट सोचो, ताकि आपका स्पीड मेंटेन हो। और जिसको लग रहा है कि नहीं ये मेथड अच्छी है, वो इसके साथ जाओ, और जिसको लग रहा है कि नहीं वो थर्ड वाली मेथड अच्छी है, जिसमें हम क्या करेंगे, 7.5% ब्याज यहां लग रहा है, 7.5 यहां लग रहा है, बट 2.5% ज्यादा लग रहा है। तो पहले ये देखना 6800 का 7.5% कितना होता है, और जो हो जाए, ठीक है, फिर देखना एक साल में कितना मिला है, 544, तो एक्स्ट्रा कितना मिला है, जो एक्स्ट्रा मिला है वो सही मायने में किसका है, इस x का, वो 2.5% है, और फिर x की वैल्यू निकल आई, वही तो हमारा आंसर है, और आंसर यही आएगा 1360, है ना। घर में करिएगा, सारी चीजें हम करा देंगे, तो फिर आप कहां सोचेंगे, राइट। आंसर मैंने बता दिया 1360 आ रहा है। 2 बातें नहीं सिखाई, क्या कि पहले तो वो डिटेल मेथड जिसको आप इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन कहते हो, उसको घर में करके देखो। दूसरी चीज वो वाली चीज कि यहां भी 7.5% मिल रहा है, यहां भी 7.5 मिल रहा है, बस 2.5% ज्यादा मिल रहा है। तो आप ये 2 काम घर में स्वयं करो, अच्छे से स्पीड मेंटेन करो। तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, एक ही लैंग्वेज थी। क्या होने लग रहा था, कुछ पैसा था जो 2 भागों में बट रहा था, एक पे कुछ रेट लग रही थी, दूसरे पे कुछ रेट लग रही थी, और हमको बताया जा रहा था कि ओवरऑल इंटरेस्ट कितना बनने लग रहा है, राइट। उसके बाद पूछा जा रहा था एक पर्टिकुलर रेट पे हमने कितने पैसे दिए, यही लैंग्वेज थी, हर बार यही लैंग्वेज थी। इसके हमने 3 सॉल्यूशन देखे, एक इक्वेशन बेस्ड सीखा, दूसरा हमने ये क्रॉस मेथड पे बेस्ड सीखा, और तीसरा हमने ये एक्स्ट्रा परसेंटेज के बिहाफ पे निकालना सीखा, राइट। आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा है, किसके साथ आप जाना चाहोगे, ये आप डिसाइड करो। जो डिसाइड कर रहे हो उसको स्पीड के साथ मेंटेन करो,
क्योंकि हमने ना आंसर लाना है 20 से 25 सेकंड में। और ये क्वेश्चन जो है मैंने बहुत जगह देखा है, किस एग्जाम में, आईबीपीएस के, राइट, बहुत बार आया है, बहुत जगह मैंने देख रखा है, आईबीपीएस में, एसबीआई में, आरबीआई में और ना जाने कहां कहां, पर बहुत जगह मैंने सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में देखा है। तो इस टाइप को छोड़ना मत, बहुत अच्छे से बना लेना, राइट। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बेहतरीन सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूं, राइट। ये जो प्रॉब्लम है इसमें आपको आंसर देना है फाइनली रेशो में, मतलब अनुपात के रूप में। और हमेशा मैंने आपको सिखाया है जब भी आंसर आपको परसेंटेज, रेशो, फ्रैक्शन या जिसको सही भिन्न या पी बाई क्यू फॉर्म हम कह सकते हैं, इसमें देना हो तो रियल वैल्यू जो दी हो क्वेश्चन में यूज मत करिए, और ना दी हो तो हमें जरूरत भी नहीं होती और हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं। आइए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है पहले उस पर काम करते हैं, उसके बाद किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा वो हम चीजें देखेंगे। आते लैंग्वेज में लिखा है, एक व्यक्ति ने 6 वर्ष, 10 वर्ष व 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% व 15% की दर से धन निवेश किया। मतलब एक व्यक्ति है, उसने टोटल 3 पॉलिसियां ले रखी हैं। पहली पॉलिसी है 6 साल के लिए, दूसरी पॉलिसी है 10 साल के लिए और तीसरी और लास्ट पॉलिसी उसने ले रखी है 12 साल के लिए, पक्की बात। और इन तीनों पॉलिसियों पे उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने लग रहा है वो मिल रहा है 10%, 12% और 15%। ओके, फिर कह रहा है प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त हुआ। ये बेहद इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। क्या लिखा है कि भाई तीनों स्कीम से लास्ट में जाके उसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है ना, ये इसमें लिखा सिर्फ ब्याज प्राप्त हुआ, तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट से ही मीन है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर लिखा आएगा आपको, उसमें लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज तीनों से बराबर प्राप्त हुआ है। ओके, उसके निवेश का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या बताना है, हमको वही कि आखिर पैसा, ठीक है ना, किस अनुपात में उसने लगाया ये फाइंड आउट करके लाइए, या फिर हमको प्रिंसिपल का वो रेशियो फाइंड आउट करना है। आइए कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखो 3 पॉलिसियां हैं, 1, 2 और 3। ठीक, ये सब लिखना नहीं है, ये रफ वर्क है। और इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, पहले वाले का 6 है, दूसरे का 10 है और तीसरे का 12 साल है। ठीक, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहली पॉलिसी पे मिल रहा है 10%, दूसरी पे मिल रहा है 12% और तीसरी पे मिलने लग रहा है 15%। पक्की बात। ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझाने के लिए यहां मेंशन मतलब लिखा है सारी चीजें, बाकी आपको इतना नहीं सोचना है। पेपर हॉल में डायरेक्ट जो मैं यहां लिखता हूं वही सोचना है, ठीक है, क्योंकि एज ए टीचर मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए लिखना जरूरी होता है। क्लियर। अब ऐसे सोचो कि इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या है, तो आप पाएंगे इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट है तीनों से मिलने वाला साधारण ब्याज बराबर है। ठीक, मुझे पता है इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि साधारण ब्याज कहां है ना, पर पेपर हॉल में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो क्लियर मेंशन होगा, ठीक है, कि तीनों से मिलने वाला ब्याज बराबर है, मतलब ये डायरेक्ट साधारण ब्याज की बात है। ठीक है, आइए अब ऐसे सोचो कि यदि तीनों से साधारण ब्याज बराबर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं SI1 इक्वल टू SI2 इक्वल टू SI3, मतलब पहली पॉलिसी से मिला ब्याज बराबर है दूसरी पॉलिसी से मिले ब्याज के और बराबर है तीसरी पॉलिसी से मिले ब्याज के। पक्की बात। अब आप इसके बाद पाते होंगे कि SI का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे P इंटू R इंटू T अपॉन 100। पक्की बात। तो यहां पे हम लिखे होंगे SI1 के नीचे P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 इक्वल टू P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। वैसे ही थर्ड वाले में लिखेंगे P3 इंटू R3 इंटू T3 अपॉन 100। पक्की बात। 100 100 100 नीचे का आपस में कट ही जाएगा। देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो चीजें डायरेक्ट सोचना है वो मैं नहीं लिखूंगा, जो चीज ओरली सीखना है वो हम ऐसे ही समझाएंगे, राइट। अब आइए इधर, तो आप पाएंगे कि यहां पे ओवरऑल बच रहा है P1 इंटू R1 इंटू T1 इक्वल टू P2 इंटू R2 इंटू T2 इक्वल टू P3 इंटू R3 इंटू T3। पक्की बात। अब ऐसे सोचो P1 तो है नहीं तो बस ऐसे लिख दो जस्ट P1। R1 की वैल्यू तो आप बोलेंगे R1 की वैल्यू कितनी है 10 और T1 की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट पॉलिसी में टाइम पीरियड कितना है 6 साल। अब बराबर करना होगा P2 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 12 है, और T2 की वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे 10। वैसी जो थर्ड पॉलिसी है उसका प्रिंसिपल P3 इंटू सबसे पहले रेट तीसरे वाले की R3 जो कि है 15 और फिर आएगा T3 जो कितना है 12। ओके, अब इसके बाद आप जस्ट इसको सॉल्व करेंगे
और सॉल्व आप मेरी ही मेथड से करिएगा यदि आपको समय बचाना है तो, है ना। तो आइए करते हैं। सबसे पहले मैं 6 से इसको काट देता हूं। 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, बात पक्की है। फिर मैं 3 से इसको काट देता हूं, 5 से, सॉरी, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, पक्की बात। अब देखिए 1 2 यहां से, 1 2 ये और 1 2 ये भी कटने लग रहा है। तो ओवरऑल आपका क्या बचा, 1 इंटू P1 इक्वल टू 2 इंटू P2 इक्वल टू 3 इंटू P3, ये बचने लग रहा है। मैंने हमेशा आपको इसका शॉर्टकट बताया है। जब भी ऐसा फॉर्मेट आए, फॉर्मेट क्या, बीच में तो इक्वल हो, इधर P1 इधर P2 इधर P3 लिखाओ, या फिर इधर X लिखाओ, Y लिखाओ, Z लिखाओ, या इधर A लिखाओ, B लिखाओ, C लिखाओ, और उसी का आपको रेशियो निकालना। जैसे P1 रेशियो P2 रेशियो P3, ये हमको फाइंड आउट करना है, पक्की बात। तो क्या समझा था अपन ने कि जब भी इस टाइप का फॉर्मेट दिया हो और ऐसा रेशियो फाइंड आउट करना, तो डायरेक्ट वैल्यू निकल जाती है। कैसे, छुपा छुपा के। कैसे, जैसे P1 निकालना है तो P1 पे हाथ रखिए, इसका और इसका इंटू कर दीजिए, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 6। वैसे ही जब P2 निकालना हो तो P2 पे हाथ रखिए, 1 और 3 का इंटू कीजिए तो कितना आएगा, 3। वैसे ही जब P3 निकालना हो तो P3 पे हाथ रखिए और इस 2 और 1 का इंटू कीजिए तो आंसर कितना आएगा, 2। तो हम फाइनली रेशियो बोल सकते हैं P1 रेशियो P2 रेशियो P3 क्या होने लग रहा है, 6 रेशियो 3 रेशियो 2। अब मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको प्रिंसिपल का जरूरत लगा, नहीं लगा। क्यों, क्योंकि हमें जो आंसर देना था वो काय में देना था, रेशियो के फॉर्म में, और हमने बहुत अच्छे से आंसर निकाल भी लाए और कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। अब आपको समझ आया होगा कि जो बेसिक्स होते हैं यदि वो अपने स्ट्रॉन्ग हैं तो चीजें ऑटोमेटिक सॉल्व हो सकती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में 2 बेसिक चीजें जानना जरूरी थी। फर्स्ट क्या, कि आखिर इस फॉर्मेट का शॉर्टकट सॉल्यूशन क्या है, जो मैंने आपको बताया, राइट। और दूसरी चीज, आपको आंसर काय में देना था, रेशियो के फॉर्म में। तो हमें जिस फॉर्म में या जिस फॉर्मेट में आंसर लाना था उसके लिए जितनी चीज की जरूरत थी बस वही हमने सोचा और उसके बिहाफ पे आंसर आ ही गया। ये क्वेश्चन बहुत बार वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मैं बहुत बढ़िया एक ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूं और उस ट्रिक को आप भी सीखिए, राइट। ये क्वेश्चन बुक्स में या अदर टीचर्स कुछ डिटेल मेथड के साथ सॉल्व करते हैं, पर इस क्वेश्चन को हम एक ट्रिक के थ्रू बहुत ही शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं उसकी लैंग्वेज है क्या। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है, एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंक से फेल हो जाता है। मतलब एक स्टूडेंट का टोटल जो परसेंटेज आया है वो आया है 36% और वो ओवरऑल फेल हुआ है 32 मार्क्स से। फिर बोल रहा है यदि वो 48% अंक लाता है तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है। इसका मीन ये है यदि उसका परसेंटेज आता है 48% तो वो जो पासिंग मार्क्स है उससे 64 मार्क्स ज्यादा लाने लग रहा है, ठीक। तो हमसे पूछा गया है कि उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करो, हमें बताना है पासिंग परसेंटेज क्या है। फिर से एक चीज कहना चाहूंगा, यही लैंग्वेज रहेगी और आपसे ओवरऑल 3 चीजें पूछी जाएंगी। एक जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है पासिंग परसेंटेज, दूसरी चीज पूछी जा सकती है टोटल मार्क्स, आखिर वो पेपर कितने नंबर का होने लग रहा है, और तीसरी और लास्ट चीज पूछी जा सकती है पासिंग मार्क्स, आखिर उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों का जरूरत होगा। और हम इस मेथड में तीनों ही चीजें निकालना सीखेंगे। आइए जरा देखते हैं इसको करना कैसे सॉल्व है। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है, एक व्यक्ति है जो किसी पेपर में बैठा और उसके मार्क्स आए हैं 36%, जिसके कारण वो फेल हो गया, और वो फेल हुआ है कितने नंबर से, 32 नंबर से। तो हम इस तरफ मान लेते हैं एक पासिंग वे है ना, उसमें हम ऐसा मान लेते हैं कि ओवरऑल वो फेल हुआ है, ठीक है, और पासिंग से उसके कितने नंबर कम आए हैं, तो वो बोलेगा 32 नंबर कम आए, इसलिए उसको ऐसा बोल सकते हैं हम कि उसकी जरूरत है या कमी रह गई कितने की, 32 नंबरों की, ठीक। अब दूसरी बार वो पेपर में बैठा तो उसका परसेंटेज कितना बना, तो आप बोलेंगे 48%, और ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा, तो हम बोल रहे हैं कि पासिंग से इस बार ज्यादा आ गए, कितने, 64 मार्क्स। तो भाई पासिंग मार्क्स से उसके ज्यादा आ गए हैं और वो आए हैं 64, पक्की बात, ओके। अब ऐसे सोचो कि हमें ओवरऑल 3 चीजें यहां से कैलकुलेट करना है या की जा सकती हैं, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखते हैं। आप बस कुछ मत करिएगा, इस और जो लिखा हो ना उस ज्यादा परसेंटेज में से कम परसेंटेज को घटा दीजिएगा। तो ज्यादा ये है, कम ये है, घटाने की बात कर रहे हैं, तो 48 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो कितना आएगा, तो आप पाएंगे ये आएगा 12%, पक्की बात।
क्योंकि यहां पे आपने ज्यादा में से कम को घटाया, तो वही चीज यहां पे कीजिए, ज्यादा ये है कम ये है और मैं घटाने की बात कर रहा हूं, तो आप कैसे घटाएंगे, 64 माइनस करना है कितना, -32, तो वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 64 में 32 सही मायने में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर, 96। एक बार फिर से समझाता हूं इसी बात को। मैंने कहा घटाना है, क्योंकि घटाया आपने यहां पे था, तो वैसे यहां घटाना है, तो आप क्या करिए, ज्यादा में से कम को घटाइए। तो 64 में माइनस करना है -32, तो वो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, इसलिए 64 प्लस 32 हो जाएगा और हो जाएगा 96। अब सोचिए 12% से बन रहा है 96 मार्क्स, तो 1% से कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे 8 मार्क्स। ओके, तो 100% से कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे कितना, 800। और 100% मतलब आप समझते हैं टोटल मार्क्स है ना, ये 100% किसी व्यक्ति का आता है, मतलब उसका क्या है, टोटल मार्क्स आ गया, जितने का पेपर हुआ, तो वो होने लग रहा है 800। मतलब यदि आपसे पूछा जाता है कि टोटल मार्क्स या कितने नंबर का पेपर हुआ है ना, या टोटल मार्क्स उस पेपर में है क्या, है ना, तो वो कितना आंसर आएगा, 800। जबकि हमसे तो पूछा गया कि बताइए पासिंग परसेंटेज क्या है, तो उसको कैसे निकालेंगे, किसी भी एक लाइन को ले लीजिए और उसके थ्रू हम वो चीज निकाल सकते हैं। तो ऐसे सोचिए 1% बनाना है तो लाना होंगे 8 नंबर, और उस व्यक्ति के 32 नंबर नहीं आ पाए, इसके कारण वो फेल हुआ, तो आखिर हम देखें कि उसके कितने % नहीं बन पाए पासिंग के लिए, या कितने % का कमी रह गया। तो 1% से 8 नंबर, तो 32% से, तो आप बोलेंगे ये आएगा 4%। सही है, मतलब 1% लाने के लिए आपको 8 नंबर लाने होंगे, तो वैसे 32 नंबर कम आए, तो हमने देखा कि कितने % कम आए, तो पता चला 4% कम आए। तो ऐसे सोचो 36% तो आए हैं, और यदि उस व्यक्ति के 4% और आ जाते तो वो पास हो जाता, और पासिंग परसेंटेज कितना लाना होता, 40%, मतलब 40% में वो व्यक्ति पास होने लग रहा है। ठीक, अब एक तीसरी चीज भी हम निकाल सकते हैं, और वो है क्या है, पासिंग मार्क्स। वो कैसे निकालेंगे भाई, 800 का पेपर है, 40% चाहिए है, तो हम देख लें कि 800 का 40% कितना होता है। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है 320, मतलब 800 में से यदि आप 320 नंबर लाएंगे तो आप पास कहलाएंगे। मतलब फिर से समझिए क्या, कि भाई 800 क्या है, टोटल मार्क्स, 320 क्या है, पासिंग परसेंटेज, पासिंग मार्क्स, और 40% क्या है, पासिंग परसेंटेज। राइट, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। इस लैंग्वेज के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। यहां पे पूछा गया था पासिंग परसेंटेज, पर मैंने आपको 3 चीजें कैलकुलेट करना बताई, एक टोटल मार्क्स, एक पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंटेज। राइट, एक बार फिर से मैं समझाना चाहूंगा। लैंग्वेज में 2 सेंटेंस थे। पहला सेंटेंस कह रहा था इतने % लाता है तो इतने नंबर से फेल हो रहा है, दूसरा सेंटेंस कह रहा था इतने % लाता है तो इतने नंबर से पास होने लग रहा है। तो हमने जो पासिंग मार्क्स है ना, उसको ही यहां पे सब कुछ मान लिया और उसके अकॉर्डिंग सोचा कि 36% लाते हो तो फेल हो रहे हो 32 नंबर से, और 48% ला रहे हो तो पासिंग मार्क्स से 64 ज्यादा आ रहा है। तो जस्ट हमने ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट किया, यहां आया 12%। वैसे यहां पे हमने इस ज्यादा में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आया 96, और जस्ट उसके अकॉर्डिंग हमने देखा 12% 96 बना रहा है, 1% 8 बनाएगा। तो फिर आप समझ रहे हैं 100% कितना बनाएगा, 800। मतलब तो पेपर हुआ वो 800 मार्क्स का हुआ है, टोटल मार्क्स है 800 या फिर अधिकतम अंक, और वो कितने हैं, 800। अब हमसे बोला गया पासिंग परसेंटेज बताइए, तो हम किसी भी एक लाइन से आंसर को ला सकते हैं। इस बार मैं आपको सेकंड लाइन से सॉल्व करके देता हूं। देखिएगा, आपके मान लीजिए 48 मार्क्स आए हैं और आप पासिंग मार्क्स से 64 मार्क्स ज्यादा लेके आए, तो हम ये देखेंगे कि कितने % ज्यादा ले आए। समझ रहे हैं ना, तो हम जानते 1% से बनता है 8 नंबर, राइट। तो भाई 64 से कितने % बनेगा, तो आप बोलेंगे ये बन रहा है 8 अठैया 64 होता है, मतलब 8%, मतलब आपके पासिंग परसेंटेज से 8% ज्यादा आए हैं। तो भाई घटा देंगे इस बार 48 में से 8, तो क्या पता चलेगा 40%, और ये 40% क्या बताएगा, तो आप बोलेंगे ये बताएगा सर पासिंग परसेंटेज। पक्की बात। अब मान लीजिए तीसरी चीज निकालना है कि पासिंग मार्क्स बताइए, तो भाई टोटल मार्क्स ये है और इसका 40% निकाल देंगे, तो इसका 800 का 40% निकाला तो आया 320। उम्मीद करता हूं ये तीनों बातें आपको इस टाइप की लैंग्वेज में यदि कभी पूछी जाए तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ऐसी मेरे ढेरों वीडियोस आते रहेंगे, इन सब ट्रिक्स पे काम कीजिए, धीरे धीरे इन लैंग्वेज को समझिए, तभी आप जाके बहुत सारे क्वेश्चंस पे कमांड कर पाएंगे। आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं। मेरे वीडियो मेरे काम को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।